Recording is started. या तो मैं स्टार्ट करूँ सर? Yes. Please start. And rest all जैसे mute, कि please. दूसरे सब लोग म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को. या जैसा कि आपको ये मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस वेबसाइट इज कॉल्ड freena.in एंड दिस इज बेसिकली फ्री फॉर फाइनेंशियल डेटा ऑफ ऑल द कंपनीज. अब हम आरएस के साथ स्टडी कर रहे हैं एंड हम लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, so why not integrate the financial data with our study for mid term to long term to get extra returns. जैसे कि ये वेबसाइट है, यहाँ पर ये लॉगिन का ऑप्शन है, आप अपना जीमेल के आईडी पासवर्ड से इसमें लॉगिन कर सकते हैं. वंस यू लॉग इन, ऐसे तरीके का एक पेज आ जाएगा. यहाँ पर द फीड इज फॉर द मतलब जो भी कंपनीज का बीएससी पे या एनएससी पे जो भी रिपोर्टिंग डेटा आता है, जैसे ये स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है, भारत सीड्स है, तो मैंने अपना एक लिस्ट बना रखा है इन कंपनीज का, जो कंपनी रिपोर्ट करती है डेली के डेली. मेरे को ये सुबह 5 बजे ईमेल भी आ जाता है और ड्यूरिंग द डे मेरे को यहाँ पर सारी अपडेट्स भी आती रहती है. ये मेन पेज है स्क्रीनर का. यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, कौन सी कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं, किसकी सेल्स क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है और ईपीएस क्या है. These are for all the companies which have reported the numbers till now. ये करंट क्वार्टर के नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ऐसे ही आ जाएगा. There are 8 new results in last 3 days. जैसा कि बता रहे, if I click on screener, it takes me back to the home page. These are new annual reports. अगर किसी को annual reports में जाना हो. One most important point is, just for example, मैं एक कंपनी लेता हूँ डॉक्टर लाल पाथ लैब्स. दिस इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द कंपनी कि कंपनी करती क्या है, क्या क्या उनका फोकस है, और ये कुछ पैरामीटर्स मैंने सेट करके रखे हुए हैं. इनमें कुछ बात करेंगे और डिटेल के अंदर. ये कंपनी का वेबसाइट है, एनएससी का कोड, बीएससी का कोड यहाँ पर आ गया. उसके बाद ये चार्ट है. ये चार्ट 1 मंथ से लेके मैक्सिमम जब से कंपनी लिस्टेड है उसका चार्ट आ सकता है. सिंपल लाइन चार्ट है, इसमें कोई टेक्निकल इंडिकेटर ज्यादा नहीं है. यहाँ पर सिर्फ 50 डीएमए और 200 डीएमए और वॉल्यूम का इंडिकेटर है ये. और यहाँ पर ये पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके सेल्स कैसे हैं, मार्जिन्स कैसे हैं, उसका एक पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि हम ट्रेडिंग व्यू में ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं. कुछ इनका एल्गो है यहाँ पर, कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ माइनस पॉइंट्स. ये चीजें हमारे को ध्यान देने वाली. जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16.5 टाइम्स बुक वैल्यू. को वो चीज हो गई जो शेयर होल्डर्स ने या मैनेजमेंट ने बिजनेस के अंदर डाला है, और आज के तारीख में मार्केट इसको वैल्यूएशन 16.5 टाइम्स दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. और प्रमोटर ने अपना पिछले क्वार्टर से अभी में अपना स्टॉक जो है सेल किया है. कंपनी के पास अच्छा डिविडेंड पे आउट है और कंपनी डेट फ्री है, जो कि एक अच्छी बात है. यहाँ पर वो देता है पेयर कंपैरिजन इसी सेक्टर के अंदर, और कौन सी कंपनीज है उनके साथ क्या पेयर कंपैरिजन. ये जो रोज हैं इनको भी हम अपने हिसाब से एडिट कॉलम्स करके इन कॉलम्स को सेट कर सकते हैं. जैसे ये ROIC हो गया, ROCE हो गया, कितना. जैसे आप अपोलो हॉस्पिटल्स का 33% प्रमोटर का स्टॉक प्लेज है. स्टॉक प्लेज माने उसने अपना स्टॉक गिरवी रख के पैसा उठाया है मार्केट से, तो उसको प्रमोटर को कुछ ना कुछ यहाँ पर तकलीफ है. और डॉक्टर लाल के अपना 0% प्लेस है, तो प्रमोटर ने अपना स्टॉक प्लेज करके पैसा नहीं उठाया है. देखेंगे इन चीजों को आगे. बेसिक जो चीज हमारे को देखनी है वो है ये क्वार्टरली रिजल्ट्स, जिसके लिए हम बीएससी या एनएससी की वेबसाइट देखते हैं. ये सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले करता जा रहा है. ये मेरी सेल्स हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, कितना खर्चा लेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन कितने आ गए, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, और कुछ उसके नोट्स जो कि गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर नहीं चलते हैं, दूसरा कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या सफारी हो तो उसके अंदर चलते हैं. सिमिलरली ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया मेरा साल भर का, वो क्वार्टरली था 3 महीने का, ये आ गया मेरा साल भर का. कुछ इनके प्री डिफाइंड रूल्स हैं यहाँ पर. स्टॉक प्राइस कितने स्पीड से चढ़ा है, प्रॉफिट कितने स्पीड से चढ़ा है. अगर मैं देखता हूँ कि 3 साल में प्रॉफिट तो 13% बढ़ा है, लेकिन स्टॉक प्राइस 37% बढ़ा है, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आ जाता है. ये बैलेंस शीट है. कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस किसको दे रखे हैं, फिक्स एसेट्स कितने हैं, और ये आ जाते हैं इसके कैश फ्लोस की कंपनी एक्चुअल पैसा कितना बना रही है और प्रॉफिट में कितना दिखा रही है. और ये उसके कुछ रेशियोज और शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि लो फ्लोटिंग स्टॉक है या ज्यादा फ्लोट है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको
हमारी एनालिसिस के साथ पढ़ना चाहिए क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। सिर्फ एक पेज की रिपोर्ट है जो आपको कंपनी के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स बताएगा। जैसे ये क्रिसिल की रिपोर्ट है, ये हर 3 महीने में या 6 महीने में यहाँ पर अपडेट होती है ऑटोमेटिक। ये इसके स्ट्रेंथ्स हैं। अगर सिर्फ हम ये 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के लिए हमारे को 2 या 4 मिनट ही लगेंगे, तो हमारे को समझ में आएगा कि कंपनी के अंदर एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। अगर ज्यादा रीड करने का टाइम नहीं मिलता है ड्यू टू एनी रीजंस, तो ये एक सिंपल पेज एक रिपोर्ट है। अब एक चीज मैं दिखाता हूँ जो मैंने खुद ने करी है, और वो कंपनी का नाम है ये अवंती फीड्स। क्योंकि उस टाइम मुझे आरएस की नॉलेज नहीं थी जब मैं ये चीज को कर रहा था। यहाँ पर एक इसका ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। ये मैंने एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करी, जो सारा जो डेटा है मैंने एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अपनी एक्सेल के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर लिया। ये मेरा ये शीट मैंने पूरी बनाई हुई है। ग्रुप चाहेगा तो मैं ये शीट जरूर शेयर करूंगा। बेसिकली स्क्रीनर की ये डेटा शीट होती है जिसके अंदर ये सारा डेटा जो हमने वहां पर वेबसाइट पे देखा टैबलेटेड फॉर्म में, ये सारा डेटा यहाँ पर दे देता है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। तो इसको मैंने अपने हिसाब से फॉर्मूलाज लगा के, ये करीबन 4.5 साल लगा है मुझे ये शीट बनाने में। तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस मैंने करके बनाई है। अब ये कंपनी का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। जब मैंने ये ट्रेड किया था, जब मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था, उस समय मुझे आरएस की जीरो नॉलेज थी। ये कैसे किया था और क्या इसका बेनिफिट है मैं दिखाता हूँ। ये क्वार्टरली नंबर है कि हर 3 महीने के 3 महीने में कंपनी कितना सेल्स और प्रॉफिट्स कर रही है। यहाँ पर 1040 करोड़ की सेल है, 700 कुछ करोड़ की सेल है, यहाँ सेल बढ़ गई, यहाँ कम हो गई, इस तरीके से सेल चल रही है। ये इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, यानी कि डायरेक्ट खर्चा माल बनाने से में जो लगता है उसके बाद क्या बचता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन कितना हो गया, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो गया। यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं, यानी कि कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, जीरो जीरो इंटरेस्ट कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन बहुत छोटा है, यानी कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होते हैं। पॉइंट क्या था यहाँ पर, अगर आप ये ईपीएस और देखेंगे जो कि हम विलियम ओनिल को पढ़ते हैं, कैंसलिन को पढ़ते हैं, अगर मैं ईपीएस और ये देखता हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यूस मेरे को इन इन क्वार्टर्स के अंदर 2019 की बात, 2019 का जो एक जून का क्वार्टर था, पिछले 6 क्वार्टर से लगातार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही थी। माइनस के अंदर ईपीएस आ रहा था, प्रॉफिट्स नीचे जा रहे थे। उसका सिंपल एंड सिंपल रीजन ये है क्योंकि ये एक सिक्लिकल कमोडिटी बिजनेस है और इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहाँ पर आके मेरी 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 नजर इस फिगर पे पड़ी कि 6 क्वार्टर से, यानी कि 1.5 साल से जो प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, अचानक इसके प्रॉफिट्स टर्न अराउंड करते हैं, जो कि 8% है। ग्रोथ इन ईपीएस बस 8% जून के महीने में। ये चीज को देखते हुए अब अगर हमारे एनालिसिस चार्ट को देखते हैं, कोई भी चार्ट, क्योंकि उस टाइम आरएस नहीं था मेरे पास, होता तो शायद मेरे को रिटर्न ज्यादा अच्छा मिलता। कुर्ती जी, आपने जो शीट दिखा है वो आप खुद बनाया है या आपने डाउनलोड किया उसी में आ गया ये सब? सर मैंने खुद बनाया है, फॉर्मेटिंग करी है। अब उसमें क्या है कि ये शीट हम अपलोड करते हैं ना, तो कोई भी कंपनी का डेटा हमको निकालना हो तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। वो टेम्पलेट मैंने खुद ने बनाया है अच्छा और काफी अच्छा। टाइम लगा था उसमें। बहुत बहुत बल्कि है। अभी तो मैं सिर्फ एक बेसिक चीज अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा हूँ, वो शीट काफी बल्कि है वो। गुरजीत जी, लेकिन ये ये पेड एक, डेटा है ना? नहीं मैम, फ्री डेटा है। एक्सपोर्ट इसमें कर दो पाते हैं एक्सेल में फ्री में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ free डेटा है। ये आपका थोड़ा आवाज आ रही है। ये आपका अवंती रोहित, फीड्स का रोहित चार्ट है आप जो माइक बंद करिए। रोहित का माइक ऑन है। ब्रज आपका भी माइक ऑन है। ये अवंती फीड्स का चार्ट है जो कि एक वीकली चार्ट है। मैं एक बेसिक स्टडी बता रहा हूँ जिसमें अभी मेरे पास इस टाइम पे इस स्टडी में आरएस इन्वॉल्व नहीं है। वो कैसे करना है वो आप लोग सब अगर इनपुट्स देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अवंती फीड्स 2017 में इसको एक बुल रन मिला था, जबकि प्रॉफिट्स इसके एकदम शूट अप हो गए थे, जो आप अभी शीट में देखेंगे। जो
150 रुपए से लेके 1000 रुपए तक चला गया। ये आफ्टर स्प्लिट का चार्ट है, एक्चुअली ये 3000 तक गया था स्टॉक, और वहां से कंटिन्यू ये स्टॉक नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि जब मैंने कैंडलस्टिक सीखा था, ये जो आप देख रहे हैं ये गैप आ गया यहाँ पर। गैप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अर्निंग्स और प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे आ गए, तो अगले दिन जब मंडे को मार्केट खुला, ये फ्राइडे को, ये वीकली है, फ्राइडे के दिन जब वीक खत्म हुआ, मंडे को मार्केट खुला तो एक गैप में हो गया। और कैंडलस्टिक थ्योरी ये कहती है कि जब भी गैप आता है, वो चाहे साल लगे 2 साल लगे, वो गैप भरने दोबारा जरूर आता है, अगर हम सिंपल चार्टिंग स्टडी की बात करें। तो कुछ इस पॉइंट पे आके अवंती ने वो गैप फिल किया। अब ये महीना है आपका फरवरी का, फरवरी ऑफ जनवरी एंड फरवरी 2019। मैं जो बात कर रहा हूँ एक्सेल शीट के अंदर, वो बात कर रहा हूँ कि जब मुझे नंबर मिले, मुझे मिले ये जून के क्वार्टर में। अब फाइनेंशियल एनालिसिस अगर कोई करता होगा तो जून क्वार्टर का रिजल्ट जो होगा वो प्रोबेबल जुलाई में आता है। अगर हम जुलाई की बात करें तो लगभग यहाँ ये जुलाई 15 जुलाई या 20 जुलाई के आसपास इसका रिजल्ट आया है, और मेरी जो बाइंग प्राइस थी वो लगभग 300 रुपए के आसपास थी इस जगह पे। क्यों? क्योंकि मेरे एस्टिमेट ये था कि 6 क्वार्टर से अगर इसकी प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, सेल इसकी कांस्टेंट है, यहाँ पर 6 क्वार्टर तक प्रॉफिट्स गिर रहे हैं और पहली बार ये प्रॉफिट बढ़ा है यहाँ पर 8%। तो मेरी सोच ये थी कि यहाँ पर अगर 20% की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, सितंबर से पिछले सितंबर को कंपेयर करेंगे, तो ये स्टॉक अच्छा हो जाएगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि 155% प्रॉफिट इसका बढ़ जाएगा। ये चार्ट पे यहाँ पर हमारी एंट्री पॉइंट थी अराउंड 15 जुलाई के आसपास। 300 रुपए से लेके 280 और 320 तक मैंने इसमें खूब सारा एवरेज किया है इस एरिया के अंदर, और ये पूरा एरिया खाने को मिला है। ये दोबारा से यहाँ गैप अप मिला। ये गैप अप क्यों मिला कि अगर मैं प्रॉफिट्स देखता हूँ तो मेरा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 92 करोड़ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और सीधा 118 करोड़ हो गया। और इस सितंबर क्वार्टर को अगर मैं पिछले सितंबर से कंपेयर करता हूँ तो 46 का 118 ग्रोथ आई। ग्रोथ वाज 155%। ये ऑटोमेटिकली शीट सब कैलकुलेट करके देखिए आपको, इसमें कोई इनपुट लगाने की जरूरत नहीं है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन या 9 पर वाज 6%, डबल हो गया टू 11%। तो ये जो चीज थी, ये जो बूस्ट मिला स्टॉक प्राइस को, ये बूस्ट मिला इस प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। और इस पूरे स्विंग को, ये डाउनफॉल से बचने का तरीका जो मैंने पहले वेबिनार किया था, वही स्विंग थ्योरी से मैंने निकाला था कि ये चीज, दिस इज माय स्विंग पॉइंट। और इसके अलावा मेरा इसमें कोई एनालिसिस नहीं था, और 6 महीने के अंदर एक 100% का रिटर्न निकल के आया। ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, जो भी रेंज हुआ, जैसा कि लास्ट हमने वेबिनार में डिस्कस किया था, इसमें ऐड करेंगे तो लगभग 600 या 700 रुपए का प्राइस आता है, और 750 760 का यहाँ पर हाई था। लेकिन ये चीज हमारे को रोज रोज नहीं मिलेगी, ये ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू क्वार्टर्स, ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स मिलता है, और ऐसा एक अच्छा मिलता है। यहाँ पर ये गिरा, ये क्यों गिरा? टेक्निकल कुछ भी रीजन हो सकता है। गिरने का कारण यहाँ पर क्या था, अगर मैं यहाँ इसके प्रॉफिटेबिलिटी देखता हूँ, जो 118 करोड़ जो कंपनी ने कमाया सितंबर में, वो गिर के वापस 47 रह गया। और अगर मैं दिसंबर से दिसंबर को कंपेयर करता हूँ तो 73 का 47 यानी कि डी ग्रोथ आ गई। अब इस ट्रेंड को देखते हुए, इन सेल्स या प्रॉफिट्स को देखते हुए, अगर हम इसके साथ आरएस स्टडी को इन्वॉल्व करें, तो हमारे को शॉर्ट टर्म की जगह मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में आराम से 50% से लेकर 300% तक रिटर्न्स मिलते हैं। समझने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ बढ़ी, ये जो 8%, ये भी मैंने टेक्निकल बेसिस पे एक मैंने ट्रेंड ही देखा कि ये गिरता हुआ ट्रेंड है, यहाँ आके ट्रेंड ये चेंज हो गया। तो ये जून महीने में ऐसा हुआ क्या कि सेल्स भी बढ़ी है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अचानक ज्यादा शूट अप करी। इसके लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जो हम सबको यूज करना चाहिए, वो स्टॉकेज ऐप के ऊपर है, शायद देखा होगा सबने। पंडित जी आपसे 2 मिनट बात करता हूँ। यहाँ मैंने कंपनी खोलता हूँ अवंती फीड्स। ये कंपनी की न्यूज आती है, अगर आप एक्सचेंज के साइट पे जाके नहीं देखेंगे, यहाँ पर कॉन कॉल्स की डेटा आता है, ये रहा।
आउटलुक के में जाएंगे, ये कॉन कॉल्स हैं। ये कॉन कॉल्स वो चीजें हैं जो मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर्स से कॉन्फ्रेंस पे बात करती हैं, उनके सवालों के जवाब देती है। अगर मैं ये जुलाई की जो बात कर रहा हूँ, 25 जुलाई को उन्होंने कॉन कॉल किया था रिजल्ट आने के बाद, जो लास्ट रिजल्ट हमने देखा था। ये कुछ 8 या 10 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट है, अगर समय मिलता है तो इसको पढ़ने से हमारे को समझ में आता है कि बिजनेस में एक्चुअली हो क्या है। यहाँ पर हमारे को बेसिक पॉइंट इसमें ये था कि इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट था उसका प्राइस अचानक गिर गया था, जिसकी वजह से इनके मार्जिन बढ़ गए थे। इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर यही सब चीजें लिखी हैं और एनालिस्ट यही पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सिक्लिकल बिजनेस है। कभी तो रॉ मटेरियल कॉस्ट गिर जाएगी तो मार्जिन बढ़ जाएगा, कभी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मार्जिन गिरेगा, जिसको हम प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसी की वजह से हमारे को यहाँ पर ये इतना बड़ा मूव देखने को मिला, कंबाइंड विद दिस फंडामेंटल्स, जो कि एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं, अभी कोई टेक्निकल जार्गन्स में नहीं जा रहा है इसमें। ये हो गया मेरा क्वार्टरली शीट। मैंने यहाँ पर ट्रेंड्स बना के रखा है, 10 क्वार्टर का ट्रेंड, 7 क्वार्टर्स का ट्रेंड, 5 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स, सेल्स, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो भी ग्रोथ है यहाँ पर। फिर मैंने ये बॉक्स बना के रखा है, ये वैल्यूएशन बॉक्स है, ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, जो मैं अभी बता रहा था यहाँ पर। ये देखिए जुलाई से जुलाई का कंपैरिजन, मार्च से मार्च का कंपैरिजन, कितना प्रॉफिट बढ़ा घटा, एबिटा कितना बढ़ा घटा, ये सब चीजें। और कलर कॉम्बिनेशन है, अगर कम होएगा तो रेड में दिखाएगा, बड़ा होएगा तो ग्रीन में दिखाएगा। ये कंपनी का ऑल एक्सपेंसेस है कि आप देखिए, ये मेरे खर्चे बढ़ गए, यानी कि मेरा कच्चे माल की कीमत बढ़ गई तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। यहाँ मेरे खर्चे ये दिन भर ये कम होते जा रहे हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, तो यहाँ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ये डॉक्टर विजय मलिक से मैंने ये चीज सीखी थी, ईयर टू डेट वैल्यूएशन मैट्रिक्स। काफी सारे ये मैंने बॉक्सेस बना के रखे हैं, और कौन सा कंपोनेंट मेरे बिजनेस को क्या चीज इफेक्ट कर रहा है, मेरा एक्सपेंसेस कितना परसेंटेज है मेरे सेल्स का, मेरी अदर इनकम कितना परसेंटेज है, डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है, और टैक्स कितना परसेंटेज है। इसी ये क्वार्टरली शीट के जैसे जैसे एक सिंपल चीज मैंने आपको दिखाई, सिमिलरली ये ईयरली शीट है जो सन पिछले 10 साल का डेटा आपको फेच करके देगा। 2011 के अंदर ये कंपनी 200 करोड़ से स्टार्ट किया था, आज 4,400 करोड़, 4,000 करोड़ का इसका सेल्स है। अगर मैं यही ग्रोथ ट्रेंड्स को यहाँ इस बॉक्स में देखता हूँ, तो 10 साल में मेरी सेल इतनी स्पीड से बढ़ी है, 7 साल में ये, 5 साल में ये, 3 साल में ये, और पिछले 12 महीनों में ये चल रहा है। इसी तरीके से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड की कितनी स्पीड से मैनेजमेंट ने और शेयर होल्डर्स ने पैसा कंपनी के अंदर डाला है, ये वो पैसा है जो प्रॉफिट में से डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास बच जाता है। प्रॉफिट में किस स्पीड से ग्रो किया है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारी चीजें इसके अंदर है। मेन जो लोग एनालिस्ट जो देखना चाहता है वो ये देखना चाहता है, ये चीज, ये लाइन, कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के से जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके बाद मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी क्या बच रही है। 2017-18 में आपने देखा अवंती फीड्स एकदम रॉकेट हो गया था, 4 टाइम्स हो गया था, क्योंकि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर 13% मार्जिन से सीधा 20% हो गई थी। 330 करोड़ प्रॉफिट से सीधा 684 करोड़, जो कि आगे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर हम इस जगह में इसको लेके यहाँ पे इसको लेके फंस जाते तो हमारे को इतना कैपिटल लॉस लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सिक्लिकल बिजनेस है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी सस्टेन नहीं करेगी, अप डाउन चलती ही रहेगी। और इन चीजों को समझने के लिए सिर्फ हमारे पास 3 हथियार होते हैं, अगर हम मेहनत कर सकें इसमें, जो कि स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से प्रोवाइड करती है। एक तो ये कॉन कॉल रिपोर्ट्स है, जो मैनेजमेंट से बात हुई, एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, मैनेजमेंट हमारे को क्या बताना चाहती है, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स हो गया कि एनुअल रिपोर्ट्स में मैनेजमेंट क्या बोल रही है, और एक ये क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट हो गई कि यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी के बारे में क्या, ये 4 चीजें हैं यूजफुल जो इस चीज में काम आ सकती हैं। अब इसको आप अपने किसी टेक्निकल पैटर्न्स के साथ मिक्स करेंगे तो ये एक बहुत बेसिक चीज है जो किसी भी कंपनी में होगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक स्टॉक में बताता हूँ जो काफी लोगों के लिए मल्टीपैकर रहा है और सारे ही फंड्स के अंदर सबके अंदर आता रहा है, आरती ड्रग्स। ये अगर चार्ट दिखेंगे, सिंपल चार्ट जो ये बता रहा है, ये देखिए आरती ड्रग्स में हुआ क्या है। अच्छा, यहाँ पर प्रिडिक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट
नंबर्स आने के बाद, प्रॉफिटेबिलिटी आने के बाद भी इनफ मौका देती है कि आप स्टॉक को बाय कर सकें। ये आरटी ड्रग्स के क्वार्टरली नंबर्स हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि कोई कंपनी का टैक्स ज्यादा होगा, कोई कंपनी का कम होगा, तो मैं पीबीटी लेवल पे इसको देख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट्स एक रेंज में खड़े हुए हैं, 30 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, यहाँ तक। अचानक ये मार्च के क्वार्टर में ये प्रॉफिट 40 करोड़ का 60 करोड़ हो जाता है। अगर मैं इस मार्च को पिछले मार्च से कंपेयर करता हूँ तो 40 का 60, यानी कि मैं शीट में दिखाता हूँ सर। देखिए ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है, वो शीट ऑटोमेटिकली टेम्पलेट बना हुआ है, ये डेटा इसका सारा निकल के आ जाएगा आरटी ट्रैक्स का। और ये इसका क्वार्टरली शीट, यहाँ पर देखिए मार्च 20 117% का ग्रोथ, दिसंबर 19 34% का ग्रोथ। मुझे 2 क्वार्टर का इंक्रीजिंग ट्रेंड में ईपीएस यानी कि प्रॉफिट्स का ग्रोथ चाहिए, 34%, फिर उसके बढ़ के 117%, 285% और 135%। अगर इस अगले क्वार्टर में भी डीग्रोथ आता है तो आरटी ड्रग्स का स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये दिसंबर क्वार्टर, हमने ये दिसंबर क्वार्टर को स्किप किया। मार्च क्वार्टर में हमारे को ग्रोथ मिला 117%, जो कि बहुत ही अच्छा है। मार्च क्वार्टर आरती ड्रग्स चार्ट पे देखते हैं। ये 2020 चल रहा है, ये मार्च क्वार्टर, ये मार्च का रिजल्ट अप्रैल में आया होगा। अगर मैं मार्च क्वार्टर में ये चीज समझ भी जाता तो भी मुझको ये पूरा रन लेने को मिलता। ये स्प्लिट के बाद का डेटा है। हमारा टेक्निकल एनालिसिस हमारे को ये सिखाता है कि हम ये ब्रेकआउट को पकड़ें। हमने यहाँ पे ब्रेकआउट को पकड़ लिया कि ये ब्रेकआउट है, तो यहाँ लगभग हम इस चीज को यहाँ पकड़ें। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस हमारे को ये सपोर्ट दे रहा है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर अचानक से मार्च क्वार्टर में 13% मेरा मार्जिन हो गया, जो पिछले साल 6% था। तो ऐसा क्या हुआ बिजनेस के अंदर की प्रॉफिट डबल हो गए। तो ये 6% का मार्जिन जो है मेरा, ये यहाँ पहुंच गया, ये मेरी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से डबल से ऊपर चलेगी। और अगले क्वार्टर में ये सस्टेन करा, मार्च और जून, अगर जून क्वार्टर में ये सस्टेन कर रहा है तो मुझे ये स्टॉक को यहाँ पर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ये जून क्वार्टर यहाँ है, देखिए अभी भी बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ था। जून और जुलाई, जून का रिजल्ट मान लीजिए जुलाई में आया, तो जून और जुलाई फिर भी 300 रुपए से फिर भी ये 3x हुआ है यहाँ पे। सो अगर मैं कोई भी स्टडी को लेके कोई स्टॉक को बाय कर रहा हूँ और मेरे फंडामेंटल नंबर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा कन्विक्शन उसमें बढ़ जाता है कि मैं स्टॉक को या तो एवरेज अप कर सकता हूँ या उसको होल्ड कर सकता हूँ। अब ये अक्टूबर से यहाँ गिरा है क्योंकि पहले क्वार्टर में यहाँ पर डी ग्रोथ आ गया है। डी ग्रोथ यानी कि पिछले बार 285% का ग्रोथ था, अब ये 135% रह गया है। इस सितंबर को हम पिछले सितंबर से कंपेयर करेंगे, तो ये मेरा, अगर ये ग्रोथ 300% रहता तो आर्टिटेक्स का स्टॉक कभी भी नीचे नहीं आता, ये और ऊपर चला जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो काफी लंबा बुल रन रहा है, वो रहा है जीएमएम फोल्डर। और मेरे ख्याल से सबने ये स्टॉक को कभी ना कभी ट्रेड किया है या इसमें इन्वेस्ट किया है। अगेन स्क्रीनर एक फ्री वेबसाइट है, इसमें सिर्फ लॉग इन करना है और इसमें कोई इसको पैसे देने की जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल पे, अगर एडवांस टूल्स नहीं चाहिए तो। ये सिर्फ मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। ये इसके क्वार्टरली नंबर्स, अभी तो खैर कम हो गया, ये इसके ईयरली नंबर्स में दिखते हैं। ये मेरा ईपीएस, ये देखिए 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर कि कहाँ से कहाँ ईपीएस ग्रोथ आती जा रही है। 6%, 54%, फिर एक क्वार्टर का डी ग्रोथ, 2 क्वार्टर का डी ग्रोथ, फिर यहाँ पर ग्रोथ। तो ये जो रन है, ये देखिए 96% ग्रोथ। ये जो रन है, ये वाला रन, ये बहुत अच्छा रहा है इस कंपनी के लिए। 16, 17, 18 जीएमएम फॉर्ड, इतना डेटा ही नहीं है इसमें, इतना डेटा ही नहीं है। तो ये चीज मार्केट्स में भी देता है, कोई भी कंपनी को आप यूज करें इसमें, आरटी ड्रग्स।
एनीवेज आपने जो बोला ना कि आरती ड्रग्स का डी ग्रोथ हुआ, बेसिकली आरती ड्रग्स का स्प्लिट भी हुआ था, एंड स्प्लिट होने के बाद बेसिकली रीजन था एक बढ़ने का वो भी था, एंड स्प्लिट हुआ उसके बाद वो गिरा, राइट। आरती ड्रग्स मेरे पास था काफी पहले से, एंड उसको मैंने राइड किया उस ट्रेंड को, लेकिन जो बेसिकली मेन रीजन था उसका गिरने का वो ये हुआ कि स्प्लिट हो गया, तब तक लोग रखे, जिस दिन वो स्प्लिट आया लोगों के अकाउंट में उसके बाद से वो गिरना चालू हुआ। स्प्लिट होने का मतलब ये है कि प्रमोटर स्प्लिट क्यों करता है, अगर हम उसको समझे कि अगर मेरा कोई स्टॉक जो 100-200 रुपए का स्टॉक 2000 या 3000 के रेट पे पहुंच गया, तो जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे, वो नहीं खरीद पाएंगे। स्प्लिट कंपनी बिल्कुल स्प्लिट कंपनी सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए करती है कि मैं 3000 का 300 को कर दूंगा तो हर आदमी उसको खरीद पाएगा। स्प्लिट करने से एज अ शेयर होल्डर हमारे को कोई बेनिफिट नहीं होता है। ये देखिए, लेकिन वन ऑफ द रीजन जो ये उसमें सेल्स है, वन ऑफ द रीजन जो उसमें सेल साइड आया वो भी था, ये मैं बोल रहा था। हो सकता है, हो सकता है, कोई ऐसा इसका कोई रीजन ही नहीं है, हो सकता है। ये देखिए, ये आरती ड्रग्स, अगर ये प्रॉफिट ये मार्केट्स में मेरे ख्याल से सब लोग यूज कर ही रहे हैं, इसमें बहुत सिंपल तरीके से ये क्वार्टर वाइज चल रहा है। अगर मेरे को 2 क्वार्टर की ग्रोथ मिलती है कंपेयर्ड विद सेल्स ग्रोथ, ये मेरा सेल्स का चार्ट है, ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का चार्ट है, 2 क्वार्टर की इंक्रीजिंग ट्रेंड में ग्रोथ मिलती है, तो ये स्टॉक आपका रॉकेट होता ही होता है, क्योंकि मार्केट इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। और अगर 3 क्वार्टर या उससे ज्यादा की ग्रोथ आ जाए, अब ये देखिए, दिसंबर 19 28% ग्रोथ, मार्च 20 114% ग्रोथ, जून 240%, और सितंबर, ये दिसंबर से लेके सितंबर तक मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आता हूँ, सिर्फ मैं प्राइस देख रहा हूँ, इसमें मेरा कोई इंडिकेटर नहीं है। ये दिसंबर, ये अक्टूबर, ये दिसंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या रन आया है। अगर 100 रुपए से लेके 1000 रुपए, 10 टाइम्स। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पर 3 क्वार्टर्स या 4 क्वार्टर्स की इंक्रीजिंग अर्निंग ग्रोथ मिली है, विद थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग सेल्स। एक क्वार्टर में सेल्स कम था, बाकी इंक्रीजिंग सेल्स। और इसी चीज को अगर मैं मेरी शीट में देखता हूँ, तो ये मेरी शीट में डेटा आ जाएगा कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी। लेकिन अगेन दिक्कत यहाँ पर क्या रहेगी, जो हमारे को चीज समझने की है कि आप ये देखिए, कभी तो इसके प्रॉफिट 7% 12% है, आज 18-19% है। सवाल ये है कि आगे चल के क्या ये सस्टेन, सॉरी ये जीमेल फोल्डर है आरटीडॉक्स, हाँ ये देखिए, 17% से गिर के 14%, फिर 16, फिर 14। सवाल ये है, क्या ये मार्जिन सस्टेन करेंगे आगे? अगर सस्टेन करेंगे तो क्यों करेंगे, उस चीज का जवाब ढूंढना है। दूसरी बात, क्या ये सेल्स ग्रोथ सस्टेन करेगी? आज ये इतनी स्पीड से अपनी सेल्स बढ़ाता जा रहा है। क्या ये मार्जिन यहाँ सस्टेन करेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन? क्या ये कंपनी कर्जा तो नहीं ले लेगी? कर्जा ले लेगी तो इसको इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये इस शीट के अंदर कुछ छोटे से मैट्रिक्स हैं जो आपको बताते हैं कि कंपनी कर क्या रही है। ये नेट फिक्स एसेट टर्नओवर का मतलब है कि मेरी 1 रुपए की एसेट से मैं कितने रुपए की सेल्स जनरेट कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास एसेट कम हो और सेल ज्यादा हो, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर ये नंबर 1.93 टाइम्स था, जो कि बढ़ता घटता आज की तारीख में 2.85 टाइम्स है। ये वो चीज है कि मैं जो माल अपने कस्टमर को सेल करता हूँ, कितने दिन के अंदर वो मुझे अपना पेमेंट करता है, विच इज अराउंड 9600 डेज, जो कि थोड़ा सा खराब है। ये पीरियड जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये है कि एक साल के अंदर मैं कितने टाइम्स अपनी इन्वेंट्री को घुमाता हूँ, 5 टाइम्स। ये बहुत सारी ये डिटेल्स इसके अंदर मैंने रखी है, डिविडेंड्स कितने हैं, वैल्यूएशन क्या चल रहा है, क्या इसमें, इस शीट को पूरा एक बार डिस्कस करूंगा। आज को सिर्फ मैं आपको ये सिंपल चीज बताना चाह रहा था कि अगर मैं ये क्वार्टरली ट्रेंड्स को, चाहे वो मार्केट्स में से हो, चाहे वो स्क्रीनर से हो, चाहे वो कैसे भी हो, इसको अपने इस चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये चीज डेली बेसिस में मेरे को नहीं लगता कि चलेगी। यहाँ पर अगर मैं चाहे 55 डेज का आरएस लगा लूं, या मैं कोई भी इसमें आरएस लगा लूं और इस चीज को साथ में सपोर्ट करूं, तो क्या होगा? क्योंकि मैंने अभी तक इसमें आरएस लगा के देखा नहीं है। ये 123 डेज का मैंने आरएस लगा के रखा है। अगर मैं यहाँ इसको, क्योंकि 55 डेज का जैसा कि सब लोग यूज करते हैं, अब वो सही है कि नहीं वो मुझे उसके बारे में नहीं पता। ये मेरा 55 डेज का आरएस है।
यहाँ पर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और यहाँ पर मेरे को आरएस भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से अगर मैं यहाँ तक इसको राइड करता हूँ, मेरा स्टॉक 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ पर आते आते मेरे को डर लगता है कि यार मेरे को 100% 200% रिटर्न मिल गया, क्या मैं इसको रखूं या इसको सेल कर दूं। और अगर नंबर्स को मैं साथ में मिक्स करता हूँ यहाँ पर तो, और आरएस के साथ, तो मुझे कन्विक्शन मिलता है कि मुझे इसको अभी होल्ड करना चाहिए, रोज रोज नए नए इन्वेस्टमेंट नहीं ढूंढना चाहिए। इसी सिंपल चीज को देखने के लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक टेम्पलेट बनाया, क्योंकि सब लोग प्रो हैं, प्रो या प्रो प्लस में 4-5 टेम्पलेट्स हम लोग बना सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने बेसिक दो मेट्रिक डाले हैं, एक क्वार्टरली ईपीएस है और एक मेरा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। ये क्वार्टरली ईपीएस है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये Q3 बता रहा है, अभी Q3 आया नहीं है, ये बता रहा है Q3 2020। अभी Q3 का रिजल्ट जब आएगा, जब दिसंबर खत्म होगा। बेसिकली ये कैलेंडर ईयर पे चलता है, तो ये हमारे को थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ देख के चलना है। अगर मैं इसके Q3 से इसके Q3 को कंपेयर करता हूँ, तो इस कंपनी का ईपीएस 8.7 पर शेयर से 8.16 पर शेयर हुआ है, जो कि गिरा है। तो यहाँ ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ कहाँ आ रही थी? इस Q2 को मैं इस Q2 से कंपेयर करता हूँ, हाँ यहाँ ग्रोथ है। कितना परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस Q1 को इस Q1 से सिमिलर ऐसे हमारे को करते चलना है। लेकिन ये Q3 जो है, ये कैलेंडर ईयर है, जो कि जनवरी से दिसंबर में चलता है। और हमारे यहाँ पर साल जो खत्म होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है। और ये जो लाइन है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि मेरी अर्निंग्स कितनी स्पीड से बढ़ रही हैं और मेरा मार्केट उसको प्राइस क्या दे रहा है। इसके भी दो नोशंस हैं देखने के लिए। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होंगे उनको ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होगा उतना पसंद आएगा। 20 से ऊपर नहीं लेना, 15 से ऊपर नहीं लेना। जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स होंगे उनको ये जितना ज्यादा होगा उतना पसंद आएगा। लेकिन क्योंकि ये सिक्लिकल बिजनेस है, ये कब प्राइस टू अर्निंग रेशियो टर्न करेगा आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। ये चीज, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसी कंपनी के अंदर आरएस को लगाता हूँ, तो आरएस में हमारे को एग्जिट सिग्नल नहीं देगा सेम पीरियड में। यहाँ पर एग्जिट सिग्नल मुझे मिला यहाँ पर, तो मेरे को ये पूरा डाउनफॉल लेना पड़ा। और यहाँ भी ऐसा कोई मेट्रिक नहीं है जो मेरे को ये बता दे कि मेरी पीई यहाँ से गिर जाएगी, ऐसा कोई मेट्रिक नहीं है। सेम चीज। और अगर मैं जीएमएम फॉर्मूला लेता हूँ या मैं आरती ड्रग्स लेता हूँ इस टेम्पलेट के अंदर, जो कि बेसिक टेम्पलेट है और ये कोई भी प्रो वर्जन में यूज कर सकता है इस टेम्पलेट को। ये मेरा जीएमएम फॉर्मूला 24 टाइम्स मेरी पीई, जो क्या ये महंगी है क्या ये सस्ती है किसी को नहीं पता। और लोग जो वैल्यू इन्वेस्टर है उसको पी, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट डेटा है, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो ये डेटा, उसको पीई चाहिए सस्ता, हमारे को पीई चाहिए महंगा और ऊपर के ट्रेंड में जाता हुआ मोमेंटम इन्वेस्टर्स को। और ये जो अर्निंग्स पर शेयर है, अगर मेरी अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूस क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ती जा रही है, तो स्टॉक प्राइस उसको रीरेट करेगा ही करेगा, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। चाहे एक तरीके से हमें एक कंपनी कहता है बिरला स्टॉक, बिरला स्टॉक चाहे जैसा कि मैंने वेबिनार में देखा था, यहाँ 100 रुपीज के आसपास का कुछ बाइंग था। ये इस जगह पे ये मेरा Q2 है 2.037। Q2 से Q2 देखिए ग्रोथ है 2020 2000 1.52 का 2.31। अगर मुझे ये ग्रोथ मिली तो मेरे को यहाँ पर आरएस स्टडी के साथ अगर मुझे एंट्री मिली तो मेरा कन्विक्शन बढ़ता है। और अगर ये ग्रोथ एक क्वार्टर की मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ये 2 क्वार्टर की ग्रोथ है, जैसे यहाँ से यहाँ डी ग्रोथ हुआ लेकिन 2 क्वार्टर की इंक्रीजिंग ट्रेंड में ग्रोथ है और मुझे यहाँ एंट्री मिल रही है, तो मैं अपनी पोजीशन को बढ़ा सकता हूँ, डबल कर सकता हूँ, ताकि मेरे को ये पूरा रनवे मिले। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12 का 20 हो गया, क्या ये टॉप है? कि ना मुझे पता ना किसी को पता कि यहाँ से गिरेगा या नहीं गिरेगा, वो नहीं पता। सिमिलरली अगर मैं वीकली बेसिस के ऊपर बिरला सॉफ्टवेयर 55 डेज का आरएस को यूज करता हूँ, ये वो एरिया था। आज बिरला सॉफ्ट 210 से लेके वापस 170 तक आ गया, लेकिन आरएस मेरा अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। आरएस ने सेल सिग्नल नहीं दिया है, हो सकता है वो स्टॉक फिर ऊपर चला जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके लिए मेरे को यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ आनी जरूरी है।
तीन चीजें देखनी है, और अर्निंग्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन। इसके लिए हम टेम्पलेट बना सकते हैं, कितनी भी हम टेम्पलेट बनाए और इस टेम्पलेट को हमारे इसके साथ यूज करें। तो जैसे मैंने ये कैश फ्लो की टेम्पलेट बना के रखी है कि मेरे कैश फ्लो क्या है, अगर इस टेम्पलेट को हम इसके साथ यूज करें तो हमारे को कन्विक्शन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सेल्स, ईपीएस और मार्जिन। ये एग्जिट कहाँ करना है, या तो मेरा एक सेट एस्टिमेट हो कि मेरे को 50% 100% रिटर्न मिल गया तो मैं एग्जिट करूँ, या मैं स्विंग स्टडी को यूज करके यहाँ एग्जिट कर सकता हूँ। अब ये वापस ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, दैट टाइम विल टेल, वो कोई नहीं बता सकता। तो दिस इज द बेसिक थिंग। आप लोग चाहेंगे तो मैं ये शीट शेयर कर दूंगा, बट ये शीट थोड़ी सी इंटेंस है क्योंकि मैंने इसमें काफी सारी चीजें डाल के रखी है, कुछ डेटा इसमें मैन्युअली भी डालना पड़ता है, और ये टोटल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, सेक्टर एनालिसिस के लिए, कंपनी की सब्सिडी क्या कर रही है, फोरकास्टिंग मॉडल क्या चल रहा है, क्वालिटेटिव मेजर्स क्या चल रहे हैं। ये एक बुक शायद मैंने शेयर करी है ग्रुप में या नहीं करी है, ये एक्यूरल ईपीएस क्या है, डिफेंसिव ईपीएस क्या है, ये सारी चीजें कंपनी कुछ ग्रोथ करने के लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, कैपेक्स बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है, ऑपरेटिंग गियरिंग कितना है, बैलेंस शीट के फंड फ्लो एनालिसिस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, कॉमन साइज एनालिसिस क्या है, कौन सा कंपोनेंट बैलेंस शीट का कितना परसेंट क्या एक्सपेंसेस आ रहा है। जैसे इस कंपनी के अंदर 67% रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, 7% अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, पावर एंड फ्यूल 5%। तो कौन सा एरिया कंपनी को हर्ट कर रहा है, कौन सा एरिया कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। सिंपल चीज आज के लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर मेरा सेल्स ग्रोथ, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या मेरा नेट प्रॉफिट जो कि मेरा ईपीएस हो गया, और मेरा ये मार्जिन, अगर ये तीन चीजें मैं अपने इस चार्ट के ऊपर लगाता हूँ और साथ में आरएस की स्टडी को यूज करता हूँ, ये डेली बेसिस पे नहीं होगा, ये वीकली पे होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे को ये नंबर्स नहीं मिलते हैं, तो कन्विक्शन लेवल बढ़ता है। और अगर ये तीनों चारों चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो हमारे को बार बार बेट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम उसी पैच के अंदर अपना एलोकेशन बढ़ा के अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं, क्योंकि इस स्टडी के साथ नहीं करते हुए भी 50% से लेकर 200% का रिटर्न मिलता ही मिलता है। ये मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। और लेकिन यहाँ पर देखने की बात है, जैसे मेरे आरएस या कोई भी इंडिकेटर होता है जो राइजिंग ट्रेंड में हो, वैसे ही मेरा ये अर्निंग्स पर शेयर राइजिंग ट्रेंड में होना चाहिए विद मार्जिन एंड विद सेल्स। ये चीजें, ये मैंने ही परिमल सर को रिक्वेस्ट किया था, मैंने कहा अगर वीक में एक बार हम लोग इस वेबिनार को करें और आपस में स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, तो इसके बाद कुछ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं जिसका सिर्फ मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। एक कंपनी है एवररेडी इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये एवररेडी इंडस्ट्रीज है। आप देखेंगे ये स्टॉक यहाँ से यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया, 500 का इसका प्राइस था और यहाँ से ये 25 के आसपास आ गया। इसका सिंपल एक रीजन है कि प्रमोटर ने कुछ ज्यादा लोन उठा लिया जिसका वो इंटरेस्ट कॉस्ट या ब्याज भी नहीं चुका पाया। अगर मैं स्टॉक कैच के ऐप में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ इनसाइडर ट्रेड्स, तो यहाँ मुझे दिखता है कि ये प्रमोटर का नाम है, ये अक्टूबर में हुआ, ये अगस्त में हुआ, ये जुलाई में हुआ, सोल्ड इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। प्रमोटर ने जिसके पास अपना स्टॉक प्लेज किया था, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट का पैसा नहीं चुका पाया, तो उस लेंडर ने उसका स्टॉक ओपन मार्केट में सेल कर दिया। और पिछले कुछ टाइम से ये चीज चलती जा रही है कंटिन्यूस। और आज के तारीख में अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखते हैं जो बहुत कम रह गई है एवररेडी इंडस्ट्रीज। ये खेतान फैमिली है जो इनके ओनर्स थे, और आज की तारीख में जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो केवल 7% रह गई है, जो 2-3 साल पहले 44% थे। यानी कि प्रमोटर के हाथ से ये कंपनी छूटती जा रही है। और पब्लिक को अगर मैं देखता हूँ 20% जो पब्लिक की होल्डिंग थी आज की तारीख में 90% होल्डिंग हो गई है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा एक एनालिटिकल माइंड से आगे जाएं और इसको देखें, तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो इस स्टॉक को परचेज करती जा रही हैं। सितंबर में 1.7 था, फिर मार्च में 2.9 हो गया और आज ये 6% हो गया।
सिमिलरली ये पूरन एसोसिएट्स बढ़ता बढ़ता 1 से 5 आ गया। ये कुछ 4-5 कंपनीज हैं जो उसको, ये विस्टारा एक पीई फंड है जो उसको खरीदती जा रही है। एक और वेबसाइट मैं बताना चाहूंगा जो शायद सबको पता भी होगी, जो बहुत काम आती है अगर इसमें, ज़ूबाकॉप। ये भी फ्री वेबसाइट है, ये ज़ूबाकॉप। तो कंपनी का नाम है एमबी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड। मैं यहाँ से सिर्फ ये नेम कॉपी करता हूँ और ज़ूबाकॉप में देखता हूँ कि इस ये एमबी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है किसकी। क्योंकि ये प्राइवेट है, पब्लिक लिस्टेड नहीं है, तो हमारे को उसका डेटा नहीं मिलेगा। मिल सकता है एमसीए पे जाके अगर हम रिक्वेस्ट देते हैं तो यहाँ मुझे पता चलता है कि ये जो एमबी फिनमार्ट है इसके अंदर ये 3 डायरेक्टर्स हैं, जिनके ये डायरेक्टर नंबर्स हैं, ये उनके नाम है, ये उनके ये लोग किस और फॉर्म में डायरेक्टर और हैं। ये एक नाम है यहाँ पर मोहित बर्मन। अगर मैं इसको व्यू अदर डायरेक्टरशिप करता हूँ तो मेरे को एक चीज आती है कि मोहित बर्मन डाबर इंडिया के अंदर डायरेक्टर है, यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोल में है। मोहित बर्मन इज मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ बर्मन फैमिली इज ओनर ऑफ डाबर। अगर मैं ये कंपनी या ये जितने भी तीनों चारों कंपनीज देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि पिछले 1 साल के अंदर डाबर इंडिया ने एवररेडी इंडस्ट्रीज का जितना भी स्टॉक लेंडर्स ने प्लेज के लिए बेचा, वो डाबर इंडिया ने उसको परचेज कर लिया। अब एवररेडी जो है वो बैटरीज बनाती है, रिमोट के सेल्स बनाती है और काफी अच्छा काम उनका, फ्लैश लाइट्स बनाती है। इसको डाबर इंडिया क्यों परचेज करता जा रहा है? वो भी तब जब प्रमोटर का मजबूरी में ब्याज नहीं चुकाने की वजह से स्टॉक बिकता जा रहा है। अगर मैं इसके नंबर्स देखता हूँ तो नंबर्स के अंदर मुझे कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है। यहाँ पर मुझे बोरोइंग्स दिख रही है कि चलो लोन्स हैं, लोन्स ले रखे हैं, प्रमोटर ने स्टॉक प्लेज कर रखा है। ये प्लेज का डिटेल्स स्टॉक है जैब या जो भी एक्सचेंज है सब लोग बताते हैं। ये इसकी प्लेज, ये स्क्रीनर में भी आता है प्रमोटर का प्लेज कितना है। प्रमोटर होल्डिंग 7 पॉइंट, या प्रमोटर प्लेज भी आएगा, प्रमोटर प्लेज परसेंटेज। क्या मैंने रेशियो ज्यादा लगा रखा चेक में, ये रहा 34% अभी भी प्रमोटर का स्टॉक प्लेज पड़ा हुआ है। तो अब इसमें हाँ हमारे को देखना, इंक्विजिटिव होना चाहिए कि डाबर का बंदा ये स्टॉक को क्यों खरीद रहा है। और जहां तक मैं समझता हूँ 20% उसने स्टॉक खरीद लिया है एवरेडी का, तो वो ओपन ऑफर देके इस कंपनी को ओवरटेक जरूर करेगा। और अगर इस कंपनी को वो ओवरटेक करता है, और इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, ओनली अराउंड 50 करोड़, और 50 करोड़ डाबर जैसे बंदे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्हेन ही इज बाइंग दिस कंपनी और मैनेजमेंट कंट्रोल लेगा, व्हाट हैज हैपेंड टू द स्टॉक? डाबर वाले ने बाय किया है एट टेंटेटिव अराउंड 80 रुपीज। द स्टॉक हैज डबल्ड फ्रॉम देयर। स्टॉक फ्रॉम 80 हैज गॉन अप टू 200 समथिंग। स्टॉक हैज डबल्ड फ्रॉम देयर। अब यहाँ पे इसने लिया, मुझे नहीं पता चला, मुझे पता चला यहाँ पे या यहाँ पे, वॉट एवर, द स्टॉक हैज डबल्ड। मेरा कहने का मतलब ये है, दिस इज जस्ट वन पैटर्न। ऐसे फंडामेंटल पैटर्न्स जो हम टेक्निकल पैटर्न्स देखते हैं, प्रोवाइडेड हम टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल स्टडी भी करें। अ न्यू मैनेजमेंट कमिंग इनटू द बिजनेस। और यहाँ पर क्या हुआ है कि एवररेडी जो बैटरीज बेचती थी, आज के तारीख में टेस्ट मार्केटिंग कर रही है डिटर्जेंट्स बेचने के लिए। डिटर्जेंट्स इज अ एफएमसीजी प्रोडक्ट। यहाँ पर मेरा आरएस क्या कह रहा है, आरएस इज सुपर स्ट्रॉन्ग, बट मेरी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर क्या बढ़ी है? बिल्कुल नहीं बढ़ी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब तक ये डाटा आपके पास आएगा तब तक प्राइस कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा? सर मैं बता रहा हूँ करना क्या, मैं बता रहा हूँ, आने दो मुझे उस बीच में। ये देखिए, एवररेडी इंडस्ट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से यहाँ कंपनी लॉस में थी, चलो ये प्रॉफिट आया, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ कंपनी लॉस में थी, यहाँ छोटा छोटा उनको प्रॉफिट आने लगा। यहाँ अचानक क्या हो गया, 178 करोड़, ये साल का है। मैं इसको क्वार्टरली में देखता हूँ। ये देखिए, जो कंपनी कभी 10 करोड़ 20 करोड़ से ऊपर कभी बना ही नहीं पाई,
सितंबर के पास सीधा 21, सीधा 111, फिर 78, फिर 32। यहाँ पर क्या हुआ, सीधा 7, ये देखिए 5-6 करोड़ से सीधा अर्निंग्स जंप हो गया। जैसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं टेक्निकल्स में, ये अर्निंग्स का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हुआ क्या, इन्होंने अपना डेब्ट चुकाना शुरू किया। अगर इस पर जाके स्टडी करते हैं तो पता चलेगा कंपनी ने एक्चुअली वहां पर किया क्या। ये सिर्फ एक पैटर्न है जो, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट चेंज, किसी कंपनी के अंदर कोई नया प्रमोटर आना। एक और स्टॉक में दिखाता हूँ जो मैंने खुद ने इसमें काम किया। अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स, बहुत छोटी कंपनी, कभी किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ये अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स क्या था, ये जब तक ये डेटा, आपने क्वेश्चन पूछा कि जब तक ये डेटा मेरे पास आएगा तो लेट नहीं हो जाएगा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे एकदम जीरो मिल जाएगा या एकदम टॉप मिल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। जहां पर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है उसके बाद आप, अगर नंबर्स देखता हूँ, वही स्टडी है 2 क्वार्टर के लिए या 3 क्वार्टर के लिए मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरा प्रॉफिट्स बढ़ना चाहिए, मेरा मार्जिन बढ़ना चाहिए, मेरा सेल बढ़ना चाहिए, और मैनेजमेंट की कॉन कॉल में ये मुझे पता चलना चाहिए कि आगे ये ट्रेंड सस्टेन करेगा। उसके और भी तरीके हैं उस ट्रेंड सस्टेन करेगा निकालने के लिए। अपोलो ट्राइकोट एक कंपनी थी बेस्ट थी, जिसके पास सिर्फ 3.5 लाख स्क्वायर फुट के वेयर हाउस थे। 3.5 लाख स्क्वायर फुट के वेयर हाउस में कोई ज्यादा कमाई नहीं आती है। ये स्टॉक का प्राइस ये है यहाँ पर। एपीएल अपोलो का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इस कंपनी को ओवरटेक किया एट द प्राइस ऑफ 130 रुपीज, और बकायदा मीडिया के अंदर था, सब पूरी न्यूज में था, सब कुछ था। इसके लिए सिंपल एक इंडिकेटर जो मैं चार्ट में बताना चाहूंगा वो है 52 वीक हाई लो। इससे सिंपल इंडिकेटर और कुछ नहीं हो सकता। ये 52 वीक हाई लो, या ये जो भी ग्रीन एरोज आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली ये बताते हैं कि इस दिन की प्राइस 52 वीक से आज 52 वीक हाई पे है, और ये जो रेड एरोज हैं ये मेरा इस वीक की या इस दिन की प्राइस मेरे 52 वीक से लो है। जब भी मेरा स्टॉक 52 वीक हाई बनाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन चल रही है जिसको मुझे जाके डिग करना है। और स्टडी करने के लिए, फोकस करने के लिए मेरे पास कुछ 9 से 10 पैटर्न्स हैं जो आपको अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स देंगे, जिसमें से सिर्फ मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर 52 वीक हाई बन रहा था, तो जब भी ये 52 वीक हाई बनता है हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, कि इनसाइडर्स को पता है। आप देखिए आरएस का सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, पूरे टाइम में आरएस आपका 0 पे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ हो रहा है। इन्होंने एपीएल अपोलो, आप देखेंगे, आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा डिटेल सारी। 130 के प्राइस पे इस कंपनी को बाय किया। उन्होंने ये बोला है कि 3.5 लाख स्क्वायर फुट का गोडाउन बनाने के लिए हमारे को मानो 100 करोड़ पे लगते हैं, लेकिन हमारे को ये कंपनी 25 करोड़ में या 50 करोड़ में हमने बाय कर ली, तो हमने पैसा बचा लिया और हमारे बिजनेस को बढ़ा लिया। ये क्या हुआ इसके बाद, 110 रुपीज से आज ये 800 रुपये हो चुका है। मेरे को पूरा रन नहीं मिला, मेरे लगभग अराउंड 350 के आसपास मैं एग्जिट कर गया, क्योंकि इस टाइम मुझे, जब ये मैंने लिया था, मुझे भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी। पर ये मैनेजमेंट चेंज, अगर मैं इसके नंबर्स देखता हूँ तो नंबर्स देख के आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर सेल्स के नाम पे कुछ नहीं है, 3 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई बिजनेस टाइम क्या कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो गया, जून 2019 में जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और उन्होंने इसके अंदर एक बिजनेस इंफ्यूज किया, मार्जिन कुछ भी नहीं, 1 करोड़, 0 एक्सपेंसेस, 0, कोई मतलब नहीं नंबर्स का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 50, 150, 220, आज 30 करोड़ की सेल्स है। जो कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही थी, आज 24 करोड़ पे प्रॉफिट कमाती क्वार्टरली, और यहाँ नंबर्स माइनस में थे। सिर्फ इस चीज को फोकस कर भी लेंगे और नंबर्स का कहीं ब्रेकआउट दिखेगा, यार ये 4% का मार्जिन सीधा 12% कैसे हो गया, और मेरी सेल्स 10 गुना हो गई और मार्जिन 4 से 12 हो गया, तो कुछ तो हुआ है यहाँ पर। और यही मुझे जाके देखना है क्या हुआ। अगर मैं यही स्टडी करता हूँ और 2 क्वार्टर तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, सितंबर 2019 में भी अगर किसी ने इसको देखा होता, दिस वाज सितंबर, ये सितंबर 2019, देख लीजिए यहाँ
₹200 के प्राइस पे 200 का, फिर भी आपको 800 का रन मिल रहा है। आरएस आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर मैं 55 डेज पे देखता हूँ, क्योंकि ये वीकली है, पता नहीं मुझे ये सही है कि नहीं, पर ये 52 वीक हाई बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। ये सब चीजें करने के लिए हमारे को पहले ये स्क्रीनर, एक्सेल डेटा, ये सब चीज हमारे को समझनी पड़ेगी, और इसके साथ हमारे को नैरो डाउन करना पड़ेगा। ये राहुल गुप्ता जी करके हैं, ये पूरी स्टोरी राहुल गुप्ता की है, ये पूरी स्टोरी चली है राहुल गुप्ता और ये श्री लक्ष्मी मेटल की। अगर किसी को पढ़ना है इस कंपनी के बारे में तो इसमें देखिए, आपके बड़े इन्वेस्टर्स भी कभी ना कभी इन्वॉल्व थे। आशीष कचोलिया आज भी इसमें स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 800 रुपीज। तो अब आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया एवररेडी इंडस्ट्रीज का, स्टॉक प्राइस आपका डबल हो चुका है, तो 100% के लगभग रिटर्न आपका इन स्टडीज में निकल चुका है। तो देयर आर 9 to 10 पैटर्न्स जो थोड़ा टाइम लगाएगा, रातों रात मैं नहीं कहता कि एक दिन में हर बंदा कोई ये पैटर्न सीख जाएगा। मैंने भी किसी से आगे से सीखा है, मैंने तो चीज बनाई नहीं है, मैंने भी किसी से कॉपी किया। तो लेकिन इसमें क्या है, स्टडी इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ चार्ट देख के हमारे को एक चीज पता नहीं चलेगी, हमारे को रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, कॉन्कॉल्स पढ़नी पड़ेंगी, सब चीजें उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो दिस इज वन पैटर्न जो हम हमारे ट्रेडिंग के साथ, जैसे आज सैटरडे संडे अगर किसी को फ्री टाइम मिलता है तो सैटरडे संडे को वो उसको स्टडी कर सकता है, एनुअल रिपोर्ट बना सकता है, एक नोट बना सकता है। दिस इज जस्ट वन थिंग। ऐसे आगे ये 9 to 10 पैटर्न जो धीरे धीरे मोस्ट आगे जो कॉन्फ्रेंस करेंगे या ऐसे बैठेंगे साथ में तो इसको चीज को डिस्कस करेंगे। अब ये चीज रिटर्न मुझे नहीं लगता कि हमारे को कोई भी टेक्निकल स्टडी दे सकती है। कन्विक्शन देखो, ये गिरा भी, जब मार्च अप्रैल में मार्केट गिरा तो ऐसा नहीं कि ये नहीं गिरा, ये 500 रुपए का आपका 200 रुपए भी हो गया। तो क्या हमारे पास कन्विक्शन है इतने बड़े डाउनफॉल को भी सस्टेन करने के लिए? तो वो चीज हमारे को श्योरली। गुरजीत जी हाँ आप जी सर। नीचे आरएस को तो देख ही नहीं रहे हो। किसको नहीं देख रहा हूँ? मुझे आरएस मेरा ध्यान उसमें था नेगेटिव, मेरे। वो चार्ट खोलो आप आरएस वाला, अभी जो खोला था वो। एक सेकंड, हाँ ये रहा, ये रहा। अभी मैंने आपको अरे दिया है पॉजिटिव। लक्ष्मण रेखा के नीचे जाए तो बेच देने का, वो आप मुझे दिखाओ कहाँ पे नीचे गया लक्ष्मण रेखा के। हाँ मैं नहीं कह रहा, अरे सर मैं नहीं कह रहा कि वो नीचे गया, पर कोई आदमी अगर 200 से लेके 500 तक जाएगा तो उसको डर लगेगा ना कि मेरा प्रॉफिट तो जाता जा रहा है। मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मण रेखा तो है आपके पास। हाँ हाँ, वो चलो ये चीज सर मुझे तो पहले नहीं पता था ना, ये मैंने भी ये चीज सीखी कि ये चीज हमारे पास है। अब इसको 55 पे यूज करना है या क्या सेटिंग पे यूज करना है ये भी मैं अभी श्योर नहीं, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, डेली नहीं है। और अगर 500 से 200 तक अगर मैं होल्ड कर पा रहा हूँ और मैं आरएस को देख पा रहा हूँ तो मेरे को ये रन भी मिल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली जो स्टोरी आ रही है वो उसमें चेंज हो रही है। तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ एक चीज चाहूंगा कि अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक ये टेम्पलेट है जिसमें मैंने सिर्फ दो दो चीजें डाली है। इसमें हमारे को 3 चीजें डालनी है, एक तो सेल्स, एक हमारी क्वार्टरली ईपीएस, और एक हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, जो कि हमारे ये फाइनेंशियल डेटा में, ये हमारे प्रो वर्जन में या प्रो प्लस वर्जन के अंदर ये सब चीजें आ रही हैं। सर अभी भी तो यही है। अच्छा एक चीज बताइए, आप वॉल्यूम को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? सर वॉल्यूम को मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ टेक्निकल्स में। अगर कुछ पैटर्न्स अगर आप वॉल्यूम की देखना चाहेंगे तो मैं कुछ और चीज बता सकता हूँ वॉल्यूम में, ये उसका नहीं मतलब वॉल्यूम का इसमें इम्पोर्ट मैं बताता हूँ सर। मैं वॉल्यूम क्या कैसे मैं देखता हूँ मैं बताता हूँ। अगर मैं ये डेली चार्ट है, कोई भी कंपनी ले लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। वॉल्यूम में जो हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, मैंने जो चीज देखी है, हमारे जो भी स्टॉक्स ऐसे स्पीड से गिरते हैं और फिर वो कंसोलिडेट करते हैं, तो जो भी मेरा टेक्निकल इंडिकेटर है, मान लो ये कैंडल बन रही है अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो भी हो रही है, जिस दिन ये यहाँ पर ब्रेक करता है हम लोग सब खुश हो जाते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, हम यहाँ ले लेते हैं। मेरे को यहाँ लेना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लेफ्ट साइड में इतना बड़ा डाउनफॉल आया है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कल किसी ने मुझे बताया था बामल लोरी कल कुछ स्टॉक भागा है, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, खैर अब ये देखिए भारतीय एयरटेल, ये देखिए
ये भारतीय एयरटेल है जो मैं कहना चाह रहा था, डेली चार्ट है। ये मेरा स्टॉक यहाँ से यहाँ मान लो गिर गया, मुझे नहीं पता क्यों गिर गया किसी भी कारण बस गिर गया। अभी यहाँ से यहाँ रिवर्स कर रहा है, ये इसने रिवर्स किया, ये देखिए ये साइडवेज चला गया, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर वॉल्यूम एनालिसिस है तो यहाँ पर मुझे बाय करना चाहिए और यहाँ पर मेरी वॉल्यूम भी बढ़ गई, लेकिन ये किसी कारणवश यहाँ जाके वापस नीचे आ गया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे इतना ये सेलिंग आया हुआ है। मेरे को जो चीज अच्छी लगती है इससे बेटर वो ये लगती है, ये मैंने ग्रुप में डाला था आरएस वॉरियर्स में। मैं इस वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ बेसिकली। हाँ बताइए कौन सी वॉल्यूम की बात? मैं जिस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने जो स्टॉक लिया एवरीडे, या फिर आपने जो स्टॉक लिया आरती ड्रग्स, या फिर और भी ऐसे बहुत, तांला हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, अगर आप अक्टूबर महीना में जाइएगा, अक्टूबर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर प्रोबेबली, या फिर सितंबर मंथ में, उनके उस महीने में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, मतलब हम लोग के पास एक डाटा है बेसिकली, मैं वो लिस्ट आपको बताऊंगा। उस लिस्ट में ऐसा है कि एक वीक के अंदर वो सारे स्टॉक्स में जो वॉल्यूम था, मतलब इमेजिन कर लीजिए कि एक बार समझिए कि हर रोज का वॉल्यूम होता है 1 लाख डिलीवरी या फिर 2 लाख डिलीवरी। अचानक उस वीक के बाद उनकी वॉल्यूम जो है 5 गुना या फिर 6 गुना या 10 गुना हो गया, मतलब जो फेमस हम लोग बोलते हैं ना डिलीवरी वॉल्यूम, राइट? उसका एग्जैक्टली तो उसके वॉल्यूम पे अगर गौर कीजिएगा, मतलब तो एक तरीका वो भी है, मतलब ऐसा हम लोग करते हैं उस पर काम, एक तरीका वो भी है अगर आप उस पर ध्यान रखें, क्योंकि वो नॉर्मल वॉल्यूम तो एक बंदा नहीं ला सकता, कोई बड़े लोग ही ला रहे हैं उसको, राइट? क्योंकि एक नॉर्मल बंदा कितना वॉल्यूम इकट्ठा कर सकता है, बहुत ज्यादा, बहुत लिमिटेड है वो। तो कोई बड़ा आदमी जिसको हम दूसरे वर्ड में ऑपरेटर बोलते हैं, राइट, वही उस वॉल्यूम को ला रहा है। तो अगर उस स्टॉक पे भी हम गौर करें, अगर ये अपना मिलने का ब्रज भाई, जी ब्रज भाई, अगर हम खाली वॉल्यूम को देखेंगे दैट कैन बी मैनिपुलेशन बाय द ऑपरेटर्स आल्सो, पर अगर हम ये जो फंडामेंटल्स देख के अगर एनालिसिस करके अपने टेक्निकल्स पे एक्शन लेते हैं तो दैट इज अ प्रॉपर कन्विक्शन, जो कि एक मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ईपीएस चेंज नहीं हो सकता, सेल्स चेंज नहीं हो सकती। एक चीज में मैं वो नहीं बोल रहा, मैनिपुलेशन मैं ये बोल रहा हूँ, एक सेकंड, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा कि अगर अपने पास वो डाटा आता है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम बड़ा खरीद लीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा मैं ये कह रहा कि आप उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। Exactly, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉपर एक्शन लगता है तो आप काम कीजिए, वरना मत कीजिए। कौन कह रहा है? अगर वो वॉल्यूम से हमारे को कोई नाम फिल्टर आउट होता है तो उस नाम को हम लेके अपने फंडामेंटल्स पे उसको चेक कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये एक अच्छा फिल्टर आउट हो सकता है। क्योंकि देखो सर, मैं एक सिंगल मैन हूँ, मैं अकेला बंदा तो सब कुछ नहीं कर सकता है। आज हमारे यहाँ कोलैबोरेट करने का ये है कि कुछ स्टडी मैं बताता हूँ, कुछ स्टडी आप बताओ, उसमें से हम उस पर अच्छे पॉइंट्स लेके उसको यूज करें तो उसमें बेनिफिट सबका है। ये एक जैसे वॉल्यूम को मैं यूज करता हूँ, जैसे आप लोग अभी बता रहे थे, ये एक स्टॉक है नवीन फ्लोरिन का। नवीन फ्लोरिन के अंदर क्या हुआ, जो पैटर्न मुझे देखने को अच्छा लगता है टेक्निकल्स में, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ, ये एक अच्छा अप मूव आया, वहां भारतीय में हमने डाउन मूव देखा, तो यहाँ पर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग अप मूव मिला है। अप मूव के बाद ये मेरे को कंसोलिडेशन मिला है, तो ये चलो मान लिया मैंने ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट पे मैंने ले लिया। ब्रेकआउट पे लेने के बाद क्या हुआ, ये चीज, ये मेरा ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ वही मैंने कॉल दिया भी था, शायद 2200 के आसपास कुछ हमने बाय किया था, 2200 के पास। अगले 2 दिन के अंदर ये वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ड्राई अप हो गया, और ये जो आप बड़ा वॉल्यूम कह रहे हैं, जो 121K का वॉल्यूम आ रहा है एवरेज, और इस दिन वॉल्यूम हुआ 668K, तो ये तो कोई ऑपरेटर ही कर सकता है या कोई फंड हाउस ही कर सकता है, कोई रिटेल तो कर नहीं सकता। लेकिन अगले दिन वो सेलिंग वॉल्यूम खत्म हो गया, उसके बाद फिर ये वॉल्यूम बढ़ता चला गया। इसीलिए मैंने वो वॉल्यूम एनालिसिस चार्ट बना के वो बेस्ट आरएस वॉरियर्स में ग्रुप में डाला था, जिसको तरुण जी ने थोड़ा सा अच्छा करके उसमें आरएस की स्टडी भी डाली है। आज ये फिर ये यहाँ से यहाँ गिरता है, वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम कोलैप्स हो जाती है, अगेन ये चीज आ गई। तो अगर मेरा स्टॉक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं, ये पुल बैक हो गया, ये पुल बैक हो गया, ये पुल बैक हो गया, यहाँ पर मेरे ये वॉल्यूम्स खत्म हो रहे हैं, तो एक सेकंड, हाँ मैं 5 मिनट बात करूँ प्लीज, 5 मिनट। तो ये जो मेरे पुल बैक्स हैं, ये मेरे पुल बैक्स हैं, यहाँ पर मेरा वॉल्यूम खत्म होना चाहिए, ये ऑन अ डेली बेसिस। अगर मेरा स्टॉक एक लार्ज अप ट्रेंड में चल रहा है, इसके साथ में मेरा आरएस अगर मैं ले लेता हूँ, सिमिलरली स्टैटिक आरएस ले लेता हूँ, ये देखिए आरएस अभी भी मेरा स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, ये मेरे पुल बैक्स आ रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम खत्म हो गया,
तो आरएस के साथ अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मैं आराम से ये पूरा ट्रेंड ले सकता हूँ। तो मुझे बार बार वो ट्रेंड ढूंढने की जरूरत Exactly. नहीं है। एक कॉल और दिया देखिए मैंने, वो कॉल को चलने में भी प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। देखिए आप जो डाटा बता रहे थे ना ईपीएस का या फिर डिलीवरी वॉल्यूम और वो सब, मतलब हम्म, उस पे मतलब अगर मैं अपना एक तरीका बताऊं, जैसे मैं सोचता हूँ फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक हुआ, हम्म, लेट्स अज्यूम भाई कोई भी एक हम्म, स्टॉक हुआ, उसको हम लोग हम्म, एक लेवल पे बाय करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट्स। पहले चार्ट ले लेते हैं एक बार के लिए, राइट उसके बाद राइट, हम इस फाइनेंशियल डाटा को भी देख रहे हैं एक साइड पे, राइट। हम्म, एंड वहां हम्म, पे अगर ये डाटा हमें सपोर्ट कर रहा है तो हम अपने बेट को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते राइट हैं, राइट, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, एंड राइट, फिर जो हम लोग टेक्नो फंडा बात करते हैं बेसिकली कंबाइनिंग एवरीथिंग टुगेदर, उसमें फिर यही है कि हम्म, स्टार्टिंग सबसे पहला जो स्मॉल बेट होगा हमें टेक्निकल से ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पहला मूव जो होता है हम्म, आप टेक्निकल से ही पकड़ वो पाइएगा। टेक्निकल से फंडामेंटल्स जब तक ऊपर टेक्निकल, डाटा यस आएगा यस, हाँ सही बात, तब तक तो वो 2-3 महीना कहानी हो जाती है, जिसमें बड़े लोग पहले पैसे, स्मार्ट मनी हमेशा पहला मूव करता है। तो पहला वो बेट हम टेक्निकल स्मॉल कर से, सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, एंड उसके बाद फिर अगर ये 100%। ईपीएस हमारे सपोर्ट में आता है, जो कि हम इंक्रीजिंग ईपीएस की बात कर रहे हैं या फिर इंक्रीजिंग कैश फ्लो की बात कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो हम राइट, अपना बेट बढ़ा सकते हैं। ऐसा लेकिन भी किया उसके जा लिए सकता हमारे को कन्विक्शन ऐसा ही करना है, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ऐसा ही करना है। उसके लिए हमारे को ये रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी। ये सिर्फ 1 पेज या 2 पेज की रिपोर्ट्स है, और ये कन्विक्शन हमारे को खुद पढ़ के आएगा, किसी से पूछ के नहीं आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये है। अच्छा एक से 1 पेज बताइएगा की मेरे को, रिपोर्ट्स है जो भी। आप क्रेडिट, हाँ जी, ये क्रेडिट रेटिंग हाँ को आप पूछिए कितना पूछिए। इंपॉर्टेंस देते हैं मतलब? इसमें देखिए, इसमें क्या होता है क्रेडिट रेटिंग के अंदर, यहाँ पर ये मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता कि इसकी ये A+ होगी या B-। ये मैं ट्रेंड देखता हूँ कि पिछले कुछ सालों में इसका ट्रेंड क्या हो रहा है। मेरे को जो इंपॉर्टेंस है बिजनेस कर क्या रहा है, ये लाइन के अंदर इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जो मैनेजमेंट है वही तो इनको पैसा दे रहा है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हाँ इन्फ्लुएंस एग्जैक्टली, तो वो भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो वो भी हो सकता है। तो मैं तो सिर्फ ये, कोई भी एक चीज को मैं, मेरा डिसीजन किसी भी एक चीज पे नहीं होगा, ये मेरे लिए एडेड डेटा पॉइंटर्स है कि यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है। मेरे को जो बेसिकली जो जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा फोकस देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस बॉक्स को सबसे ज्यादा फोकस देता हूँ। अभी मैंने ये चीज को आपको डिस्कस नहीं करा कि जो मैंने बॉक्स बॉक्स यहाँ बना के रखा है, इसको मैं सबसे ज्यादा फोकस देता हूँ। और ये कैपेक्स, कैपेक्स माने ये कंपनी ने कैश कितना बनाया और कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करती जा रही है, ये करोड़ के अंदर है, ये कैपेक्स इन करोड़ में है। 10 साल में प्रॉफिटेबिलिटी जो कि 623 करोड़ थी, 10 साल में प्रॉफिटेबिलिटी जो कि 623 करोड़ की, कंपनी को कैश मिला 1046। ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में लेस होता है, जो कि कैश फ्लो में ऐड होता है। लेकिन कंपनी ने 300 करोड़ से सेल को 1800 करोड़ बनाने के लिए 700 करोड़ का कैपेक्स करा। लेकिन ये कैपेक्स मेरे को कितना फायदेमंद है या नहीं है, ये चीज मुझे देखनी जरूरी है। जो मुझे पता चलता है इस ROIC से, रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल, ये चीज आपको किताबों में या बहुत कम मिलेगी क्योंकि इसका जिक्र ज्यादा नहीं होता है। ये ROCE और ROE का जिक्र बहुत होता है, ये तो हर बुक्स में, हर वेबसाइट पे आपको सब जगह इसमें डिटेल मिल जाएगी। ये जो एक डेटा है ROIC, जो कि 5 ईयर एवरेज रोलिंग डेटा है, ये डेटा मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा चाहिए। मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि अगर मुझे धंधा करना है और 1,000 करोड़ रुपए लगाने हैं और मेरे पास पैसा नहीं है, तो बैंक मुझे 7% या 8% या 10-12% में भी पैसा दे देगा, कोई मेरा एसेट को गिरवी रख के। मैंने सेफ साइड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर पकड़ के चलता हूँ 15%। उसका भी तरीका है कैलकुलेट करने का। अगर ये मेरा रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल, यानी कि और पैसा जो मैं बिजनेस के अंदर डाल रहा हूँ, 15% से ज्यादा आ रहा है, एंड मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, दैट मीन्स दिस इज अ गुड बिजनेस। जो मेरे को बाकी जो सोर्सेज हैं, बैंक की FD हो गई या कोई और दूसरा बिजनेस हो गया, मैं नहीं समझता कि 30% या 20% जो रिटर्न आ रहे हैं वो बाकी बिजनेस को दे पाते हैं। जैसे ही ये मेरा रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल नीचे चला जाता है, यानी कि कंपनी मैनेजमेंट जो पैसा कैपेक्स में लगा रही है उससे उसको तकलीफ होगी। एक बहुत अच्छा इसका केस स्टडी है एमटेक ऑटो। अब तो क्या कंपनी खत्म हो गई है, एमटेक ऑटो।
ये देखिए रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल माइनस, यानी कि जो भी कैपेक्स किया उससे उल्टा नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब मेरे, एटलीस्ट जो मेरा कॉस्ट है बैंक का, जो मुझे ब्याज देना, कम से कम उससे तो ज्यादा पैसा मिले। तो कंपनी ने कभी वो पैसा कमाया ही नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल 2%, 5%, ऐसे बिजनेस में पैसा लगा के क्या मतलब है? ये 10 दिन के लिए चलेगा, ये फिर गिर जाएगा। और आज आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट, अगर मैं ये लॉस के ईयर्स निकाल देता हूँ, सिर्फ मैं ये 4 साल पकड़ता हूँ, जो कि मेरा 2300 करोड़ का इसका प्रॉफिट आ रहा है, और कैश फ्लो अगर मैं 4 साल में देखता हूँ 4500 करोड़। अब आप देखो, जो कंपनी 2300 करोड़ प्रॉफिट बना रही है, 4500 करोड़ उसको कैश मिल रहा है, लेकिन फिर भी उन 4 साल में कर्जा 35,000 करोड़ हो गया, अगर मैं कम लेके चलता हूँ इसको। तो ये जो चीज है, इस तो मैं मेन फोकस करता हूँ, मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये चीज मेरी नेगेटिव है, आज की तारीख में ये कंपनी खत्म है, इसलिए ये नंबर्स डिस्टॉर्टेड है। अदर इनकम, ये इनको कुछ लॉसेस लग गए, यहाँ लॉस हो गया, जो भी हो गया, आज की तारीख में ये कंपनी जीरो हो चुकी है। तो ये यहाँ रिटेन्ड अर्निंग्स खत्म हो गई, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, उल्टा बैंक का पैसा चुकाना है। तो ये जो चीज है, इसको मैं फोकस करता हूँ, कंपेयर मिक्स विद ग्रोथ नंबर्स। मेरे लिए फंडामेंटल में ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट सब पढ़ सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग सब रिपोर्ट सब पढ़ सकते हैं, वहां से डेटा पॉइंटर्स उठा सकते हैं कि यार बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है। प्लस आपने बिल्कुल सही बोला, एंट्री हमारे को टेक्निकल्स पे ही मिलेगी, पहली एंट्री आपको फंडामेंटल पे नहीं मिलेगी, लेकिन फंडामेंटल कन्विक्शन आने के बाद आप अपनी एंट्री को बढ़ा सकते हो। और कुछ पैटर्न्स हैं जो ये किसी किताब में नहीं है, जैसे ये मैनेजमेंट चेंज पैटर्न है, तो इससे अब कन्विक्शन बढ़ता है। डिपेंड करता है पर्सन कैसा है जो आ रहा है। यस, डिपेंड करता है हमारे को समझ में कैसा आ रहा है। वैसे प्रेमल सर, आपका क्या और टेक है इन पे, इन डाटा पे? गुरुजी जी, आपने ऐसा चार्ट देखा है जहाँ पे आरएस नेगेटिव हो गया और फंडामेंटल्स पॉजिटिव चल रहा है, या फंडामेंटल्स सर में कभी कोई कभी खराबी हुई है और आरएस नेगेटिव हो गया? कभी कभार होता है सर, अभी ऐसा तो मुझे याद नहीं, पर कभी कभार होता है। ऐसे 2-3 चार्ट्स मुझे दिखा सकते हैं आप, आपने जो नोटिस किया हो ऐसा? मेरे मेरे निगाह में नोटिस में आएगा तो मैं आपको शेयर करूंगा सर, कभी कभार होता है, पर वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कभी कभार होता है। नहीं, बिकॉज मैं इतने साल से आरएस में यूज कर रहा हूँ ना, तो इन जनरल मैंने ये देखा है। देखिए, प्राइस एक्शन जो है वो सबसे पहली चीज होती है। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स हम लोग जिस तरीके से फॉलो करते हैं, जैसे हमने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखा या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देखा, व्हाट एवर इज हैपनिंग, दैट इज लैगिंग बिहाइंड द प्राइस। पहले प्राइस एक्शन राइट, आता है, उसके बाद सारी चीजें होती है, ठीक है ना? राइट, तो राइट। आरएस जो है ना, वो आरएस कैप्चर क्या करता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ कैप्चर करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या कैप्चर करता है? मार्केट एक दिन जैसे बढ़ा है, प्राइस जो है वो उससे ज्यादा बढ़ी है। दूसरा दिन मार्केट नहीं बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है। तीसरे दिन प्राइस मार्केट गिरा है और प्राइस कम गिरा है। तो इसको ऑनगोइंग बेसिस पे वो आरएस जो है हमको प्लॉट करके देता है, ठीक है ना? सो बेसिकली जिस भी स्टॉक का दो सेट ऑफ इन्वेस्टर्स जहाँ पे लगे हुए हैं, मतलब फंडामेंटल वाले भी और टेक्निकल वाले, दोनों सेट ऑफ इन्वेस्टर्स अगर उस स्टॉक में डिमांड दिखा रहे हैं, मतलब वो परचेज करने के लिए तैयार है, अगर उनको थोड़ा भी डिप मिलता है, थोड़ा भी पुल बैक मिलता है, तो उसका आरएस जो है ना, वो ऑन गोइंग बेसिस पे कंटिन्यूअस में ऊपर ही रहता है। मुझे शायद मालूम नहीं है, मैंने भी इतना डिटेल में नहीं देखा है, बट एज लॉन्ग एज व्हाट आई हैव सीन इन जनरल इन ऑल दिस इयर्स, कि आरएस नेगेटिव होने का इन जनरल यही मतलब है कि आइदर ऑफ दिस टू सेट्स ऑफ इन्वेस्टर्स में से किसी एक सेट ऑफ इन्वेस्टर ने उस स्टॉक के ऊपर विश्वास छोड़ दिया है। दे आर स्लो एंड ग्रेजुअली डिपिंग द स्टॉक, और उसी वजह से वो ब्रॉडर इंडेक्स से भी ज्यादा नीचे गिर रहा है, या तो ब्रॉडर इंडेक्स बढ़ रहा है और वो नहीं बढ़ रहा है। वेरियस रीजंस की वजह से उसमें जो है वो डिमांड कम होने लगा है। तो डिमांड सप्लाई का जो प्ले है ना, वो बहुत ही प्योर बेसिस पे, बहुत ही प्योर बेसिस पे हमें आरएस जो है ना वो दे देता है। और उसकी वजह से शायद इतना, मतलब देखिए, ईपीएस मैं भी देखता हूँ, अर्निंग्स जब मैं भी देखता हूँ, अर्निंग्स जब बड़ा बड़ा आता है ना, तो प्राइस को एक्सेलरेशन मिलता है।
वो मैं भी देखता हूँ। मिलता है। बट जिस Right. हिसाब से आपने केपेक्स दिखाया, केपेक्स के साथ उसका खर्चा कितना हुआ और उसके साथ वो प्रॉफिट करने वाला है या नहीं करने वाला है, या तो केपेक्स करके उसको इतना रिटर्न पहले जैसा मिलेगा या नहीं, वो जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है ना, उसको शायद आई थिंक मुझे उतना डिटेल में जाने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अभी अब आप देखिए मुंजा लॉटो मैंने स्टॉक रेकमेंड भी किया और मैं खुद भी उसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। जस्ट गो टू दिस अपना मार्केट स्मिथ में आप जाइए और जो आपने क्वार्टरली देखा, क्वार्टरली आपने जो देखा उसमें आप क्वार्टरली लास्ट क्वार्टर का उसका जंप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में 153%। अभी आगे का एक क्वार्टर और चाहिए, एक क्वार्टर और सर चाहिए। ये। देखिए एक क्वार्टर और चाहिए, बट if you see the previous quarters from September 2018 to June 2020, तो it has continuously shown a negative quarter, ठीक है ना? और यही क्वार्टर एक टर्न अराउंड हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली आरएस पे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और डिमांड भी दिखना शुरू हो जाएगी। और अगर आप टेक्निकल्स प्योर देख रहे हैं तो आपको वो ट्रायंगुलर ब्रेकआउट भी दिखेगा इसके ऊपर। और आप अगस्त क्वार्टर से देखिए, अगस्त क्वार्टर से इसमें एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट हो गया है, जो इनसाइडर एक्यूमुलेशन हम बोल सकते हैं अगस्त महीने के बाद। चार्ट पे आप चार्ट पे जाइए और अगस्त में देखिए ये कौन लोग, मतलब ये जम्प्स कैसे आए? दिस आर द जम्प्स जिनको ये पता था कि नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ ना कुछ उलट सुलट होने वाला है। सो if you see the price action post this price volumes, जिस हिसाब से 26 अगस्त है ना, तो इस 26 अगस्त को देखने के बाद जहां पे हमको दिखता है कि नहीं अब प्राइस जो है वो नीचे तो नहीं जा रहा है, और जहां पे भी बाइंग हो रहा है तो सारे स्पाइक्स दिखे, आप जितने भी स्पाइक्स ऑन द बुलिश साइड है ना उसमें आपको वॉल्यूम्स दिखेंगे। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग एक्यूमुलेशन व्हिच इज गोइंग इन द स्टॉक, ठीक है। और आरएस जो है ना वो नेगेटिव होने ही नहीं वाला है जब तक कि प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम द फंडामेंटल एंड फ्रॉम द टेक्निकल इन्वेस्टर, दोनों सेगमेंट्स। तो यही चीज सेम हुई है न्यूजेन टेक्नोलॉजीज में। आप न्यूजेन में जाइए और आपका वो मार्केट स्मिथ में आप जाके 2 क्वार्टर्स टेक्निकल उसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स को, और देखिए उसके साथ वो प्राइस जंप कैसे हुआ है। 300% 700% तो होना ही चाहिए। आपको मिल गया 2 क्वार्टर, ये तो रुकना ही नहीं है, 300% ग्रोथ, अभी लास्ट क्वार्टर 700% ग्रोथ, आपको टर्न अराउंड मिल गया यहाँ पे। पर ये 700 सस्टेन नहीं करेगा सर, इतना ये बहुत ज्यादा हो गया है। 700 सस्टेन आप अगले क्वार्टर में 1000 नहीं, अगले क्वार्टर में समथिंग ये जो है ना, ये जितना भी आज आप इसका जो प्राइस है ना, इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इसमें अभी भी ये 4 डिजिट्स तक जाने की पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक में। यू मार्क माय वर्ड्स, आज आपका डेट नोट डाउन कर लीजिए। एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड। सी व्हाट इज हैपनिंग इज ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 क्वार्टर का आप जंप देख रहे हैं ना, 300% 700% जो भी है, ये इतनी कंपनीज मार्केट में ऑफर कर रही इस टाइप के जंप के साथ। मतलब आप आईटी सेक्टर के सारे स्क्रिप्ट्स को ले लीजिए और सारे स्क्रिप्ट्स में आप डालिए एक फिल्टर डालिए 300% से ऊपर का जंप चाहिए, वैसी कंपनीज कितनी मिलेगी? तो बहुत ही कम मिलेगी। तो इस स्टॉक को एट एवरी डिप there will be a value premium which will be given by the fundamental investor, ठीक है। और वैल्यू प्रीमियम जब फंडामेंटल इन्वेस्टर देने को तैयार होता है ना, तो टेक्निकल वाले तो आराम से बैठे ही होते हैं कि कहीं पे भी हमको प्राइस डिमांड मिल गया तो ले लो करके। तो प्राइस डिमांड जो है वो पुश करेगा टेक्निकल इन्वेस्टर, और जब भी डीप आएगा तो बाहर खड़ा हो जाएगा फंडामेंटल वाला, ठीक है। अगर ये तीसरे क्वार्टर में फिर से 300% पे भी आ गया ना, तो टेक इट फ्रॉम मी कि प्राइस नीचे नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं उस प्राइस पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर देगा, 2-3 महीना रुका रहेगा, कुछ ना कुछ होगा, बट नीचे तो नहीं जाएगा,
क्योंकि 300% ग्रोथ देने अभी वाली कर रहा है कंपनीज ही नहीं। ज्यादा नहीं है, अभी कर रहा है कंसोलिडेट, ये खड़ा हुआ है एक लाइन में। हाँ, क्योंकि आपने जैसे कमेंट किया कि ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आप फंडामेंटल माइंड से अगर सोचेंगे तो आपको लगेगा ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और सर अगर बेचना है अभी नहीं, मैं फंडामेंटल माइंड से नहीं सोचा, क्योंकि मैंने इस चीज को पढ़ा नहीं है। अगर मैं इसको जाके लगेगा कि यार ये 700% जंप सस्टेन, क्योंकि अगले टाइम में क्या होगा, अगले टाइम में इससे कंपेयर करेगा दिसंबर क्वार्टर से। अभी इसने क्या किया, ये सितंबर से किया, लेकिन सितंबर में आप देखिए ईपीएस क्या था, 0.47। एक चीज आप समझिए, 300% 700% ऐसा ग्रोथ कब आता है किसी कंपनी का? ये कोई जब मैजिक बहुत नहीं ज्यादा होता है, प्रॉफिट मतलब रातों रात कुछ नहीं ऐसा होता है। देखिए, किसी भी कंपनी के पास अगर कोई प्रोडक्ट या तो सर्विस ऐसा है जिसमें वो प्रीमियम चार्ज कर सकता है, अगर वो प्रीमियम चार्ज कर सकता है तो वो बेसिकली डिमांड में उस प्रोडक्ट में रहता है, या तो सर्विस उसका डिमांड में रहता है। ये कंपनी के पास, जैसे ये टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है या कोई टेक्नोलॉजी ऐसा है जिसके बेस पे इस कंपनी की सर्विसेज की एक्सटेंसिव डिमांड है। आप समझ रहे हैं? तो उस एक्सटेंसिव डिमांड की वजह से, और मार्केट में उस सर्विस को इस लेवल पे देने वाला कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उस वजह से ये आ रहा है। इस वजह से इसको ये मतलब ये सेल्स क्वार्टर्स में ये जंप आ रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा कि जितने इसके जैसी क्लोज इंटरमीडिएट कनेक्टेड इंडस्ट्रीज वाली इंटरमीडिएट कंपनीज है जो इस टाइप के बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है, वो 1-2 क्वार्टर तो सिर्फ इसको ऑब्जर्व करेगी कि ये क्या सर्विसेज देके इतना जंप ला रहा है, और बाद में 3-4 क्वार्टर के बाद वो लोग भी कंपटीशन में आएंगे इस कंपनी के साथ उसी टाइप की सर्विसेज देने की। बट एक चीज है कि हमको फर्स्ट क्वार्टर अच्छा मिल गया, सेकंड क्वार्टर में कंफर्मेशन मिल गया, तो आगे 2-3 और क्वार्टर्स 100% आपको अच्छे मिलेंगे। जब तक मार्केट कंपटीशन नहीं देता है, जब तक दूसरे प्लेयर्स इस टाइप की सर्विसेज को अडेप्ट करके मार्केट में लोअर प्राइस पे देना शुरू नहीं करती है, तब तक इस प्राइस पे ये सस्टेन करेगा और आगे ही बढ़ेगा। और साथ साथ में आप देखेंगे इसका आरएस नेगेटिव नहीं होगा जब तक कि इसको कंपटीशन फेस, और वो हमारे को जब प्राइसिंग नीचे नहीं जाएगा तो वो तो होगा ही। Exactly. तो देखिए, the crux of the idea is, this can be my belief because I am extensively into RS, तो मुझे ये लगता है कि जब तक आपका RS है वो आपका नीचे नहीं जाता है, that means कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म कंसिस्टेंटली कर रहा है, whether it is a falling market, whether it is a sideways market, whether it is a rising market, everything is end of the story inbuilt in the price। ठीक है, और जहां तक मैनिपुलेशन की बात, तो प्रमोटर जो है ना वो डेटा को मैनिपुलेट करके क्वार्टरली रिजल्ट दे सकते हैं, बट आप जो है आप जो है वो टेक्निकल एंड पे आप डेटा को मैनिपुलेट करके क्वार्टरली रिजल्ट खराब दे सकते हैं, अच्छा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंट डिमांड को जो प्राइस मार्केट को डिमांड दिखा रहा है उस प्राइस को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और उसी मैनिपुलेशन को रोकने के लिए मैंने एक बार सजेस्ट भी किया है कि एम कैप जो है वो आप बड़ा लो, छोटा मत लो। अगर आप मैं आई वुड बी कंफर्टेबल टिल मिनिमम 300 करोड़, उससे छोटा तो मैं नहीं लूंगा, बट सेफर साइड पे 1000 CR के ऊपर का मार्केट को लो, जिससे कि आपको ये सब जो ऑपरेटर मैनिपुलेशंस होते हैं या तो प्रमोटर ने ऑपरेटर को काम दे के रखा है, ये सब चीजें आप उसको अवॉइड कर सके। अवॉइड कर सकते। तो जिस अभी HFCL में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, HFCL में आप देखिए कि टर्न अराउंड कैसे हो रहा है। आप उसका लास्ट क्वार्टर का अर्निंग्स देखिए, वो तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। वहां पे आपको जो है प्रॉफिटेबिलिटी जंप नहीं मिलेगा, बट आप देखिए परसेंटेज चेंज जो है 7% आया है नीचे ऑन द टॉप सितंबर, ठीक है। उसके आगे 4 क्वार्टर में ये नेगेटिव जा रहा था, मतलब 1 साल पे, ठीक है। और यस, तो ये जब छोटा सा भी ये चेंज हो गया ना, तो उसके बाद जो है ऊपर आप देखिए कि उस साइड में प्राइस जो है वो नीचे नहीं जा रहा है, वो या तो कंसोलिडेट हो रहा है या तो ऊपर जा रहा है।
सर यही चीज मेरे साथ अवंती में हुई थी जो मैंने आपको शेयर करी, ये छोटा सा चेंज, उसके बाद प्राइस नीचे आया ही नहीं। हाँ, तो अब यही से ये फिनोमिना हम चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है, ये साइडवेज जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है। व्हाई आर ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग? बिकॉज यहाँ पे एक 7% प्लस हो गया। अगर दूसरा क्वार्टर जो नेक्स्ट आएगा Q3, उसमें ये जो प्लस परसेंटेज है वो बढ़ गया और उसके साथ जो परसेंटेज ऑफ चेंज है वो भी ग्रीन में आ गया, तो फिर हो ही गया, मतलब ये सीधा डबल हो जाए। डबल भाग जाएगा। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, हाँ, बिकॉज कि उसको फंडामेंटल इन्वेस्टर का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और टेक्निकल वाले तो ब्रेकआउट के बाद वो लेने ही वाले। तो ये सब चीजें है ना, बेसिकली प्राइस में इनबिल्ट हो ही जाती। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने ग्रुप में आपको डाली थी वो यहाँ से डाली थी, इसकी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट से, रिलायंस जियो का और बीएसएल के जो ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ, वो मुझे मालूम है, और उसका प्रमोटर भी जियो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। आई नो ऑल दिस थिंग। वो मैंने जूका कॉप से देखा था। जी, हाँ, वो अच्छा इंफॉर्मेशन, आपका बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, कन्विक्शन के लिए बहुत अच्छा है। बट स्टॉक को जो एक चीज से मैं आपके साथ वो सहमत नहीं हो रहा हूँ कि डर लगने वाली बात तो है ही नहीं। डर आपको तभी लगना चाहिए जबकि मार्केट थ्रोज एन आउट ऑफ द बॉक्स इंसिडेंट्स, जैसे ये कोरोना में हुआ, 2008 में वो लेमन ब्रदर्स क्राइसिस में हुआ। सो 2611 जियोपॉलिटिकल कुछ टेंशंस खड़े हो जाते हैं या किसी कंट्रीज में वॉर शुरू हो जाती है जो लीडर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट है ऐसी कोई कंट्रीज में, तो ये सब इवेंट्स मेरी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर, नहीं मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि 200 से 500 में लोगों को डर लगता है कि मेरा प्रॉफिट चला ना जाए, क्योंकि स्टडी नहीं करी। ट्रू एग्रीड, वो चीज होता है, लेकिन फिर वही तो बात है, वही तो डिफरेंस आता है ना फिर। हाँ वही तो मैंने इतने साल में यही कोशिश की है कि डर को कैसे मैं दिमाग में से निकालूं। हर रोज मैं यही सोचता हूँ कि डर को कैसे निकालूं, और डर को जब आप निकाल देते हो और टॉप्स को आप टारगेट नहीं करते हो तो डर निकल ही जाता है। मतलब 500 के बाद समझो उसको 300 पे भी बेचना पड़ा और 60 रुपया में भी आपने लिया है, तो आप खुश क्यों नहीं हो सकते? 60 का 300 कौन सा बिजनेस ऐसा है जहाँ पे 2 साल में 3 साल में 60 का 300 मिलता है? तो मेरे को तो ये लगता है उल्टा, पहले मैं यही साइकोलॉजी पे काम करता था कि मुझे जो है वो अच्छे प्राइस पे बेचना है और कहीं पे भी उसको नीचे के प्राइस पे नहीं बेचूंगा। बट द डे आई लेफ्ट दैट थॉट प्रोसेस, और जहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि जितना अपने दिमाग में बैठता है और अपने नसीब में होगा उससे ज्यादा हमको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, और उस चीज को हमें सबसे ज्यादा चेरिश करनी है, उसके बाद ये इश्यूज ही नहीं रहते कि मैंने किस प्राइस पे बेचा। मतलब मेरे बेचने के बाद वो डबल भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे जो प्रॉफिट मिलना था अगर एक महीने में 30% भी देके गया तो व्हाई नॉट। सी 30% इन 1 मंथ इज फिनोमिनल, एंड उसी रेशियो से अगर मैं साल के 4 स्टॉक भी ले लेता हूँ तो मेरा तो प्रॉफिट डबल हो ही जाता है, मतलब मेरा कैपिटल डबल हो ही रहा है। तो 4 स्टॉक लेके डबल हो रहा है या एक स्टॉक में डबल करने जा रहा हूँ, दैट इज द मैटर ऑफ ओन बिलीफ। बट एज फार एज आई कैन सी, if I can get swift returns which are 30-40% in a span of 1 to 3 months, 6 months, that makes a big sense. और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहला टर्न अराउंड ही हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। अभी प्रीति जी आप देखिए, वी हैव ऑलरेडी 4 मास्टर स्कैनर डेवलपर यहाँ पे ग्रुप में है, तरुण है, प्रीति जी है, एंड अपने निरंजन जी है। निरंजन जी क्या सो गए क्या? वो मतलब अंदर हिडन मोड पे चले गए। एनीवेज अच्छा, इज देयर स्माइलिंग, ओके गुड। तो देखिए हम लोग एक चीज आरएस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे स्कैनर्स में कि जैसे टर्न अराउंड परसेंट, मतलब प्रॉफिट में कितना परसेंट जबरदस्त स्पाइक हुआ। अगर किसी तरह पे हम चार्टिंग स्कैनर्स हो या ट्रेडिंग व्यू के जो स्कैनर्स है या जो भी स्कैनर्स हमारे पास अवेलेबल है, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ पे स्कैनर बन रहे, तो हर्ष आल्सो फॉर यू इन गूगल शीट्स, if you can in some way incorporate some scanners which can jump big turnaround in the profits, तो वैसे स्टॉक्स का हम अच्छा एक वॉट लिस्ट बना सकते हैं जहां पे बिग टर्न अराउंड आए, और उस बिग टर्न अराउंड के स्ट्रिप्स को हम फिर
नेक्स्ट एक आध क्वार्टर के लिए मॉनिटर करें कि उसमें डिमांड कब कब आ रहा है, कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है, वॉल्यूम स्पाइक्स कितने आ रहे हैं, उस वॉल्यूम स्पाइक्स के साथ डिलीवरी वॉल्यूम्स कितने जंप हो रहे हैं। तो हमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है इन लोअर मार्केट कैप जैसे 300 400 करोड़ 500 करोड़ के कंपनीज भी उसमें से मिल सकती है। तो आप लोगों को अगर एफर्ट करना है तो पॉसिबली आप ये चीज पे कर सकते हो कि टर्न अराउंड स्टॉक्स, प्रॉफिट जंप्स, हाई क्वार्टरली रिजल्ट्स में जंप्स, ईपीएस जंप्स, ये सब चीजें हम कहाँ पे ट्रैक कर पा रहे हैं। और इसमें उसके तीन साथ तीन market इनपुट cap होते हैं। मतलब 50 करोड़ 100 करोड़ की फॉर्म को अवॉइड करना। ये टर्न अराउंड और स्कैनर के लिए सर 3 पॉइंट्स में टर्न अराउंड स्कैनर जो सर आपने बताया ना, इसमें 3 पॉइंट्स में देना चाहूंगा, सेल्स, ऑपरेटिंग मार्जिन और ईपीएस, ये तीनों चीजें हों इसमें स्कैनर के अंदर। हाँ तो ये तो कवर कर लेगा ना फिर सर वो मैंने चीजें। हाँ जी प्रीति बोलिए जी बोलिए। बोलिए। सर मैंने 2-3 दिन पहले ईपीएस पे स्क्रीनर पे बनाया है, बन जाता है। अच्छा, वो आरएस के साथ मर्ज भी हो सकता है? वो फिर सर चार्टिंग से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे, इसका एक्सेल में एक्सपोर्ट करके हम कर सकते हैं ना, जो डेटा सेम मिलेगा वो यूज कर सकते हैं हम लोग। चार्टिंग पे वो भी आ गया ना, अब तो फंडामेंटल डेटा भी आ गया है लेकिन तो ईपीएस का मतलब क्वार्टर वाइज नहीं था जब मैंने चेक किया ईपीएस था क्वार्टर लास्ट वाइज टाइम। नहीं आ रहा। अच्छा वो हाँ, थोड़ा सा उसमें ईपीएस लिमिटेड है। क्वार्टर वाइज नहीं है। पर मैं भी यही करता हूँ, चार्टिंग से वॉच लिस्ट निकाल के वहां डाल देता हूँ, मतलब ये स्क्रीनर हाँ, से वॉच दोनों को लिस्ट करके चार्ट। सर वीलुप लगा सकते हैं ना वो तो। हम्म। नहीं, आप थोड़ा डिटेल में समझाइए, आप जो कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आया आपने क्या बोला। मैंने अभी सर किया नहीं, क्योंकि ये मैंने भी रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि ईपीएस चेंज होती है तो प्राइस मूव कर रहा है। वो 2-4 शेयर भी मैंने रिसेंटली देखे, तो स्क्रीनर पे मैंने 2 दिन पहले ही बनाया एक स्क्रीनर, उसका डेटा एक्सपोर्ट कर लेंगे एक्सेल में, और चार्टिंग में जो हमारे स्ट्रॉन्ग आ रहे शेयर्स हैं उनका एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। 2 शीट हो जाएंगी ना सर एक्सेल की हमारे पास, एक स्क्रीनर से और एक नहीं, चार्टिंग से। आप चार्टिंग स्कैनर की बात कर रहे हैं ना, या दो अलग साइट्स की बात कर रहे हैं? तो अलग की बात कर रही हूँ सर, ईपीएस के लिए screener.in यूज करना पड़ेगा, ओके, तो तो वहां से एक एक्सेल शीट मिल गई आपको। स्क्रीनर में गुरुजी जी फिल्टर सर होता है कि जंप किस होता है कंपनी से होता है बड़े बड़े हैं? बहुत होता है सर जी, स्क्रीनर में होता है। बहुत सारे फिल्टर्स हैं स्क्रीनर में। सर काफी सारे स्क्रीन अवेलेबल है जो हमें वॉल्यूम जब बताते हैं वहां पे ऑलरेडी पहले से बैठे, हम उनको भी देख सकते हैं, अगर कहीं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं हम चीजों को। काफी सारे राइट वैसे राइट स्कैनर्स है वैसे। अच्छा, तो एक शीट हमारा आया screeners.com से जहाँ पे हमें ईपीएस जंप का मिल गया, और गया दूसरा राइट। शीट क्या बोल रहे हैं प्रीति जी, कहाँ से लेने का? वो चार्टिंग चार्टिंग से। से मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग आरएस स्टॉक्स विच आर ग्रेटर देन 0। ओके, और फिर फिर हम दोनों में दोनों से लिस्ट मैच कर लेंगे। दोनों को मैच करके सर वो एक्सेल में बहुत सिंपल है, कॉमन शीट आ जाएगी जो दोनों में कॉमन हो, या मतलब अगर 0 भी नहीं, सपोज हम -10 तक भी रख सकते हैं, जो -10 है आरएस में, इसका मतलब वो क्रॉसओवर के नियर है, तो दोनों को कोलैबोरेट करके हम एक आराम से शीट निकाल सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं ना, जो स्क्रीनर से आउटपुट आएगा ना उसको एक वॉच लिस्ट बना लीजिए उधर चार्टिंग में। हाँ, और दिस फिर इज आल्सो जब वो गुड भी अपनी कर सकते आइडिया। क्वेरी लिखेंगे, हाँ अपनी क्वेरी लिखेंगे ना आरएस की, वो उसमें सिर्फ उस वॉच लिस्ट पे चलाइए वो क्वेरी। राइट, और उसमें वॉल्यूम का भी लगा सकते हो, डिफरेंट तरह का उसमें सब लगा सकते वॉल्यूम हो वॉच वॉल्यूम लिस्ट सब ट्रेस लग करने जाएगा। के हाँ। बाद। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया सर, निरंजन सर वाला। हम्म। अच्छा, तो फिर आप लोग फिर ऐसा करिए, एक आध शीट ऐसा बना के आप उसको अपने बेस्ट आरएस वॉरियर्स ग्रुप में सर्कुलेट करिए, और हम सब जो है उस स्टॉक्स के जो लिस्ट में जो भी नाम्स आते हैं 8 10 15 जो भी आते हैं, उनको अगले एक आध 2 वीक के लिए मॉनिटर करते हैं। लेट्स सी कि हमें उन स्टॉक्स में मार्केट करेक्शन के टाइम पे क्या मिलता है, मार्केट साइडवेज होता है, नहीं मूव कर रहा है, उस दिनों पे क्या मूवमेंट आता है। तो हर एक फेज ऑफ मार्केट में हम अगले 2 वीक को उस शीट के स्टॉक्स को मॉनिटर करते हैं, ठीक है ना। और फिर जो है कन्विक्शन लाने की कोशिश करते हैं कि हमें इन स्टॉक्स के लिस्ट में से कौन से स्टॉक्स अच्छे मिले, और उसको हम इंडेक्स, जो स्टॉक्स का इंडेक्स होता है ना, स्टॉक्स का सेक्टर इंडेक्स, उसके साथ भी कंपेयर करें कि स्टॉक्स के सेक्टर इंडेक्स के मूवमेंट के साथ भी हमें कितना उस प्राइस में जंप मिला है। तो हमें बहुत सारे कन्विक्शन आइडियाज मिलेंगे, कम से कम 1-2 भी मिल गए और उसमें हमने अच्छा रिटर्न्स निकाल लिया। हाँ बोलिए बोलिए। एक पॉइंट बोलते हैं, ये जो स्टॉक्स हमारे फिल्टर आउट होके आएंगे, अगर टीम में से कोई लोग चाहे उसकी फंडामेंटल एनालिसिस स्टडी करने के लिए, एनुअल रिपोर्ट्स हो गई है जो भी रिपोर्ट स्टडी करने के लिए, तो साथ में कोलैबोरेट करके उसमें स्टडी करके नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे बिल्कुल कन्विक्शन बिल्कुल। बढ़ेगा।
गुरजीत जी आप तो पीएचडी पूरा पढ़ाएंगे तो हमको थीसिस लिखने में 3 साल लगेंगे। नहीं सर, मैं भी अभी ऑफिस में ही बैठा हूँ, मेरे को तो ये आदत है ये ऐसे नोट्स बनाने की। मैं आपको एक शेयर करता हूँ, जैसे मेरा नोट अभी मैं बना ही रहा हूँ। ये नहीं देखिए, नहीं, ये अच्छी बालाजी बात एम है। यहाँ पे आपको दामोदर जी तो बहुत ही मतलब इसमें बहुत ही उतरे हुए हैं, अभी तो आपने उनको सुना ही नहीं है। अगला सेशन हाँ अरे सर, मेरे से कॉल में 2-2.5 घंटा बात हो जाती है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि 2 घंटे हो गए, पर मैं टाइम देख के फिर कॉल रख देता हूँ। दामोदर जी अब मुझे जाने दो, मुझे खाना है। तो ये देखिए देखिए सर, ये डिटेल नोट चल में हर एक स्टॉक के अंदर हम जाना चाहे उतना जा सकते हैं, दैट शुड नॉट बी एन इश्यू। द थिंग इज कि हमें कुछ आज मिला और अगले 2 वीक में हमें उस स्टॉक में पोजीशन लेना है, वहां पे हमको कन्विक्शन लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो 2 वीक के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट मारना पड़ेगा ना, कि प्राइस मूवमेंट शुरू हो गया है, क्वार्टर टर्न अराउंड आ गया है, चीजें बदलने लगी है, तो कहीं ना कहीं तो हमें सर, पोजीशन करनी पड़ेगी ना। बहुत 12 सारे में से 4 लोग भी कंफर्मेशन। करेंगे ना, हाँ बोलिए 12 में से गुरुजी। 4 लोग भी 12 में से 4 लोग भी करेंगे ना, तो 2 वीक बहुत टाइम होता है, अगर 4 लोग भी पढ़ाई करेंगे तो। 4 लोग भी पढ़ाई करेंगे तो 2 वीक का टाइम बहुत होता है सर। अगर किसी, जैसे हमने 3 या 4 कंपनीज ढूंढी और 4 लोग भी उसकी अगर डिटेल स्टडी करेंगे और अपना नोट बना के ग्रुप में डालेंगे, तो बहुत समय होता है। मतलब वहां तक आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा 2 वीक में अंदर, कि भाई हाँ ये बराबर है, अगर ठीक है, हमारे फंडामेंटल्स अगर पैरामीटर। अगर 12 मेंबर्स हैं, 12 में से 4 लोग भी मिलके ये काम करें तो। 4 में मुझे तो आप 2 लोग तो आप लोग फंडामेंटल ऑलरेडी सिखा पहले रहे पूरे हैं। हैं। एक दामोदर सर हो फंडामेंटल गए, एक आप हो गए, दोनों आदमी तो आप लोग हो ही उसमें। 2 है और तो कोई मुझे उसके बाद नाम 2 नहीं और आदमी दिखा। ऐड कर सकते हैं। प्रीति जी को डाल सकते, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कर सकते। पर मुझे हाँ तो वो सही टेक्निकल है। में शुरू से मजा आता है, बट आई एम ओके विद इट। आई एंजॉय डूइंग फंडामेंटल आल्सो एज सच। तो वो तो आपने डिग्री लिया है तो आपको करना पड़ेगा ना, अब क्या करेंगे। सर डिग्री के तो अलग रीजंस हैं। एक सेकंड, एक सर और जैसे कि हाँ, ये स्क्रीन पे एक नोट दिख रहा है, ये जैसे ये बालाजी एमएस का मैं नोट लिख रहा था, ये मेरे को 1.5 दिन हुआ ये नोट लिखते लिखते। अभी मैं पूरा हो जाएगा तो ग्रुप में शेयर करूंगा। आप फुल टाइम करते हो क्या? नहीं सर, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा काम स्टोन माइनिंग का बिजनेस है मेरा। गुरजीत भाई, ये सब लिखने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम यार। यू हैव टू बी वेरी मच डिवोट योर टाइम फ्रॉम द बिजनेस। तो अगर आपने पोजीशन बनानी है, पोजीशन बनाना एक अलग बात है, एनालिसिस दिस देखो, दिस नोट्स नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। मेरा बिजनेस मेरे को टाइम सपोर्ट करता है। मेरा बिजनेस इज टोटली ऑन आउटसोर्स मॉडल, जिसको हम सिंपली मॉडल बोल सकते हैं। तो जब तक सपोर्ट कर So रहा है you are टाइम, just जब तक supervising, जब you are सपोर्ट। basically। हाँ, बिकॉज मेरे पास एक्चुअली क्या है ना, I have a labor force of around 2000 in the mines. Okay, perfect, perfect. Okay. So you are having sufficient time for these things, detailing the analysis and making notes. सर मुद्दे की बात एक ही है, 2 लोग हैं, फादर एंड सन। जब तक पिताजी के हाथ में तलवार है तब तक मेरे पास टाइम है। जब वो छोड़ देंगे फिर मेरे बेटे पे आ जाएगी। हाँ, सही बात है। हमारे साथ उल्टा है, हमारे पिताजी हमें छोड़ गए तो सारी कमान हमारे हाथ में आ गई है, तो इसलिए हमने सब कुछ देखना है। नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे अभी तो इतने सारे RS वॉरियर You are like a big support to group. सर आई ट्राइड, मैंने परिवल सर को पहले दिन बोला कि सर ऑलवेज विद RS हो रहे, मेरी तरफ से जो कोलैबोरेशन होगा मैं हमेशा करूंगा, ऑलवेज। अच्छा ही होगा। देखिए अभी इतने लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, तो अच्छा ही होगा। देखिए कोई इश्यू नहीं है। अगर फंडामेंटल करना है, पहले आप 15 स्टॉक्स निकालिए जो आपको 2 शीट्स इकट्ठा करनी है। उस शीट्स के वॉट लिस्ट में हम रखते हैं 15 दिन के लिए, और उस दौरान अगर दामोदर जी, गुरजीत जी एंड प्रीति जी, आप 3 लोग मिलके उसको इन आउट जो भी ऑपरेशन डाइसेक्शन जो भी करना है आप कर लीजिए उस स्टॉक का, और देखिए कि कहाँ पे कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन हमको मिल रहे हैं कंसल्टिंग। सब चीज हम साथ में करेंगे तो 100% बेनिफिट्स होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट हर एक का कोर एक्सपर्टीज होता है। मेरा इतना डेप्थ में फंडामेंटल का कोर एक्सपर्टीज नहीं है जितना गुरजीत जी आप जा रहे हो।
मैं तो मतलब बाउंड्री लाइन पे बैठ के मैच ज्यादा देखता हूँ, इतना डाइव्स अंदर नहीं मारता हूँ, बट और मेरा काम भी मतलब टुवर्ड्स माय इन्वेस्टर्स काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी दिन पर रहती है, तो उसकी वजह से मैं इतना डेप्थ में नहीं जा पा रहा हूँ। तो अगर इसमें से हमें अच्छी चीजें मिल रही है तो व्हाई नॉट, यू नो। और जब हमारे पास कंक्लूसिव चीजें होंगी जो हम लोगों को दिखा पाएंगे, तो फिर उसको हम मेन RS वॉरियर्स ग्रुप में भी उसको फिर शेयर करेंगे। बट वहां पे लोग मतलब क्या है कि कुछ भी दिखाते हैं ना तो तुरंत उसको पकड़ के चालू कर देते हैं। तो जब तक हमको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं हो तो वहां तक हमको वो चीजें उनको नहीं दिखानी है। जब हमारा कन्विक्शन जो है वो 80% के लेवल के ऊपर चला जाए, उसके बाद हम उसको वहां पे ओपन कर देंगे फॉर अदर पीपल। ठीक है, तो आई थिंक दामोदर जी यू वांट टू मेक सम कमेंट्स। आई वांट योर कमेंट्स। आप 10-15 मिनट चाहो तो आप बोल सकते हैं जिससे आपको लगे कि फंडामेंटल में हमें ये चीजें और कवर करनी चाहिए, व्हाटएवर यू से। वीडियो पॉज हो गया नहीं इनका? इनकी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अभी भी नहीं आ रहा है दामोदर जी? अब म्यूट कीजिए सर, अब म्यूट कर रखे हैं। अनम्यूट तो दिख रहा है, आई कैन सी अ ग्रीन अनम्यूट ही है पर कनेक्शन इशू। अब आया नहीं आ रहा है ना आवाज? नहीं आ रहा। आ गए कोलंबस वी नीड यू। I think Zoom application is much better, I suppose, मेरे ख्याल से इससे। ये भी कोई बुरा नहीं है वैसे। ये सब तो प्रतीक भाई इसमें मैं विजुअलाइज किसी को देख नहीं पा रहा यार ब्रज भाई। अरे आप देख इसलिए नहीं पा रहे, हम तो सेटिंग चेंज नहीं की इसीलिए। एक दूसरे दिख रहे हैं, ओनली यू नॉट विजिबल टू अस। आप ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए इसलिए। हाँ, आज प्रतीक भाई तो मतलब पता नहीं चालू करके लंच पे चले गए या कुछ तो किया है। He's not कोई बात नहीं, मतलब अच्छा रहा आज का सेशन। दामोदर जी विल कंटिन्यू आपका सेशन में नेक्स्ट वीक जब करेंगे कुछ ऐसा, तो आपका वो ऑडियो ठीक हो जाएगा तो विल कंटिन्यू विद इट। आई थिंक आज शायद ऑलरेडी 2 घंटा तो हो गया है हमको, तो लेट्स कंक्लूड। वो जो शीट्स है उसको आप डाउनलोड स्कैनर्स में से करके कोऑर्डिनेट करिए एफर्ट्स को कि किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं इस चीज को। आइडियाज गुरुजी जी के बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे हम लोगों को डेप्थ में थोड़ा जाके वी कैन डेवलप मच मोर कन्विक्शन। आई फुल्ली अग्री टू इट। और गुरुजी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको नेगेटिव RS स्टॉक्स मिले जिनमें फंडामेंटल्स पॉजिटिव जा रहा है तो काइंडली शो मी दैट, बिकॉज मेरा जो कन्विक्शन है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहा है कि RS नेगेटिव एंड स्टॉक फंडामेंटली ग्रोइंग ऑन द हायर साइड, वो शायद इट्स वेरी रेयर थिंग टू सी, बट आई हैवंट कम अक्रॉस सच। ठीक है बताओ। तो आई वुड लाइक टू चेक आउट सच स्टॉक्स, तो जहाँ पे हमको कुछ मतलब पता चलेगा कि इसका डिमांड नहीं है फिर भी स्टॉक जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हो रहा है और जो मैनेजमेंट है वो भी स्ट्रांग है, फिर भी ये स्टॉक नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पता चलेगा। और फिर उसको हम सेक्टर से भी कंपेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे HDFC बैंक हो या कुछ भी हो, जब फाइनेंशियल्स आफ्टर द कोरोना क्राइसिस नीचे चले गए थे तो सारे फंडामेंटल्स बाजू में छूट गए थे, और बजाज फाइनेंस हो या HDFC हो कुछ भी वो नीचे चला गया था। तो ऐसा चीज हो सकता है बिकॉज की सेक्टर जो है उसको पूरा छोड़ रहा है मार्केट और फ्यूचर उसका ग्लूमी दिख रहा है, तो उसकी वजह से वो नीचे जा रहा है, वो एक पॉसिबिलिटी है। बट वैसे अगर देखा जाए तो फंडामेंटली भी अगर स्टॉक स्ट्रांग है और सेक्टर जो है वो वीक होता जा रहा है और सेक्टर जो है लार्जर इन्वेस्टर छोड़ रहे हैं, तो फिर भी ये रिश्ता तो बनता है कि हमको स्टॉक को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उसमें फिर करेक्शन सीवियर आने की वजह से हमें ड्रॉ डाउन बना मिलेगा और उस ड्रॉ डाउन में खड़े रह के उस पेन को बेयर करना, उससे तो बेहतर है कि नॉमिनल लॉस पे हम निकल जाए
और स्टॉक को स्विच ओवर कर ले फॉर टुवर्ड्स अ सेक्टर व्हिच इज गोइंग टू मूव हायर। अनलेस अंटिल हम लोग फंडामेंटल लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोसेस ठीक है, बट अगर लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक है। फंडामेंटल्स प्योर लंबे टाइम के लिए वही लोग कर सकते हैं जिनको टेक्निकल मालूम नहीं। एक बार टेक्निकल का पिटारा खुल जाता है ना, टेक्निकल का पिटारा एक बार खुल जाने के बाद मैं तो 18 साल में प्योर फंडामेंटल पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। सर 6 महीने उससे 9 मैं महीने एग्री की करता हूं, पोजीशन बट इट्स द बेस्ट टाइम फ्रेम। क्या रोहित जी क्या बोला? मैं कह रहा हूँ टेक्निकल्स के बेसिस पे और फंडामेंटल्स का पिंच ऑफ लाइक अ सॉल्ट यूज करके 4 महीने 6 महीने की पोजीशन बनाना, इट्स अ वंडरफुल थिंग, एंड यू आर गेटिंग 20%, 25%, 30% रिटर्न अगर मिलती है हमें 3-4 महीने में, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। किसी बिजनेस में नहीं है यार, किसी बिजनेस में नहीं। वो आई फुल्ली अग्री टू, बट अगर हमें 100% मिलने वाला है तो हम 1 साल भी रुक सकते हैं, 6 महीना और रुक लेंगे। एग्जैक्टली दैट चार्ट विल टेल, द चार्ट्स और आरएस बहुत अच्छा बताएंगे सर। अभी गुरुदेव जी ने एक स्टॉक में 100% ले लिया अवंती में, ठीक है, उसकी पार्टी तो हमारी बाकी रही, बराबर है। तो वो 100% लेके चले गए और हमको मालूम भी नहीं पड़ा, वो चीज नहीं होना चाहिए ना। पहले मैं आपसे मिला नहीं ये था ना सारे ऑनलाइन ही पार्टियां दे रहे हैं गुरुजी जी, खाली बस पढ़ो, पढ़ते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोरोना खत्म हो जाए तो मैं सर के पास पहुंच जाऊंगा पार्टी के लिए, और क्या है, कितना दूर है। नहीं हम करेंगे, ये कोरोना खत्म हो जाए तो सब मिलेंगे और पार्टी भी करेंगे, तो कोरोना खत्म होना बहुत जरूरी है सबके लिए आज के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होपफुली 2021 में सारे मिलेंगे सर। तो हाँ, मिल ये ही लेंगे भाई, वैक्सीन तो ठीक 21 बहुत। ठाक आया, वैक्सीन अगर ठीक ठाक आया और सभी एज ग्रुप के लिए वो वायबल बैठता है तो 100% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो आई थिंक लेट्स कंक्लूड। किसी को और कोई कमेंट्स? तरुण आपने तो आज कुछ बोला ही नहीं, आप वैसे वीडियोस में तो बहुत बोलते हो। सर फंडामेंटल ज्ञान नहीं है ना, फंडामेंटल पे चर्चा हो रही है आज, तो फंडामेंटल में तो अब कुछ नहीं बोल सकते। तरुण भाई की मास्टरी, इन्होंने एक चीज पकड़ ली है एंड ही इज अ मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट, इसको सल्यूट है तरुण को। नहीं वो तो थैंक यू रोहित सवाल ही भाई। नहीं उठता है ना। और अरे तरुण डिस्ट्रैक्ट नहीं होता सर, तरुण अपने पे कॉन्फिडेंट है, उसको जो करना है वो कोई हिला नहीं सकता। अभी वो नॉर्थ इंडियन लोगों का ये खासियत है, दिल्ली वाले का 100% आज फंडामेंटल पे बात हो रही थी सर, तो फंडामेंटल पे तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास, तो क्या बोलूं मैं, बताओ आप। वैसे स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर आप कोई भी स्टॉक देखो तो उसकी ग्रोथ ऑफ ईपीएस, ग्रोथ ऑफ सेल्स का उसके अंदर ऑप्शन सारे ही हैं, फंडामेंटल ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज एवरीथिंग। इफ यू गो, अगर आपको आइडिया लेना हो तो आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज कॉम्प्रिहेंसिव है, इट्स ब्यूटीफुल है, उसके अंदर बहुत कुछ है। देखिए, हर एक ऐप के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हमेशा होते हैं, जैसे हर इंसान में भी यही चीज होता है, उसके भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें जिस इंफॉर्मेशन को बार बार चेक करने की आदत है, उस इंफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा अच्छी फॉर्मेट में कहाँ पे मिलती है वो हमें चेक करना होता है। मैं खुद भी मार्केट स्मिथ यूज करता हूँ। कैंसलिंग मॉडल जो है ना, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ के बहुत ही पैरेलल क्लोज में चलता है। कैंसलिंग मॉडल में भी यही है कि स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स को ब्रेकआउट पे बेस फॉर्मेशन के बाद आप खरीदो, ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन कैंसलिंग मॉडल। बट उसमें एक नेगेटिव साइड पता है क्या है? वो बोलता है 8% के नीचे अगर आपका पोजीशन प्राइस नीचे जा रहा है ना, तो आप पोजीशन को क्लोज करो। अब मुझे ये दिमाग में ही नहीं बैठ रहा है कि 8% का एक तो बॉल मार्क क्यों ले, और दूसरी चीज 8% के ज्यादा अगर 10% करेक्शन हो गया और उसके बाद उसने प्राइस ऊपर मूवमेंट देना शुरू कर दिया, आपका तो पोजीशन छूट जाएगा। तो वो जो है ना, वो परसेंटेज वाली बात मेरे दिमाग में नहीं बैठती है। और दूसरा, कैंसलिंग मॉडल में है ना, वो टर्न अराउंड स्टोरीज को कैप्चर नहीं कर पाता। मतलब टर्न अराउंड में क्या होता है, बहुत सारे क्वार्टर्स खराब जाने के बाद जब स्टॉक नीचे आ जाता है, हम जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बाद जब क्रॉसओवर आता है उन स्टॉक्स को लेने की कोशिश करते हैं, तो वो कैंसलिंग मॉडल में वो लेता ही नहीं है। वो कब लेता है? 2-4 क्वार्टर अच्छे आ जाने के बाद, जहां से वो गिरना शुरू हुआ था, उस
गिरने के लेवल पे वो वापस आके वहां पे वो ब्रेकआउट हो जाने के बाद ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास आ जाता है, तब वो ले ऐसा कर। तो मॉडल बहुत अच्छा है बट उसके भी फ्लॉज है। नो, मैंने मार्केट स्मिथ आई थिंक मैंने 2016 में सब्सक्राइब किया था जब पहली बार आया था, और फिर 2 साल मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे लगा कि ये मॉडल मेरे लिए ठीक नहीं है, ये इसके फ्लॉज है। फिर किसी ने मुझे उसके स्क्रीनशॉट्स भेजे कि उसकी वेबसाइट में अभी क्या क्या अपडेशंस हुए और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज उन लोगों ने डेवलपमेंट करके डाली है। तो लगा कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मुझे मिल रही है। तो फिर मैंने उसको इस साल में ही रीसब्सक्राइब किया। तो 3 साल में बीच में नहीं था मार्केट स्मिथ के साथ, अभी मैंने रीसब्सक्राइब किया। और ये इसी चीज के लिए गुरुजी किया था कि जहाँ पे जिन स्टॉक्स में मुझे कन्विक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है ना, प्राइस एक्शन देख के, ये आरएस पॉजिटिव टर्न हो रहा है, प्राइस एक्शन इसका पॉजिटिव जा रहा है, डिमांड इसकी कंसिस्टेंट जा रही है, तो मैं इसके फंडामेंटल स्नैपशॉट देख लेता हूँ ऑन द मार्केट स्मिथ प्लेटफॉर्म। और विद इन 5-10 मिनट्स मुझे पता चल जाता है कि ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो रहा है, और इस पॉजिटिविटी की वजह से इसमें फंडामेंटल बायर से वो एक्टिव हो गए। तो देयर साउंड्स अ गुड इनफ लॉजिक कि जहाँ पे फंडामेंटल इन्वेस्टर्स आ रहा है और टेक्निकली ये स्टॉक जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे कंफर्मेशन दे रहा है, तो हम ग्रेजुअली इसके ऊपर ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो यही देखने के लिए मैं मार्केट्स में भी यूज करता हूँ। दूसरा एक चीज, ये मार्केट मोजो भी है। मार्केट मोजो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, उसका काफी महंगा हो गया, आई थिंक 15-17 हजार रुपए कुछ दिखता है, और प्रमोशन देता रहता है 12-13 हजार रुपए साल का लेता है। हाँ जी, क्या बहुत बढ़िया साइट है वो। बढ़िया बहुत अच्छी साइट साइट है, है सर मार्केट मोजो। इट्स एक्सीलेंट। उसका एक क्रक्स जो मुझे चाहिए ना, वो मुझे फ्री में मिल जाता है बीएसई की साइट। आप बीएसई की साइट पे जाइए और किसी भी कंपनी का नाम डालिए, और उसमें आपको नीचे का मार्केट मोजो का स्कोर मिल जाएगा किसी भी स्टॉक के लिए। तो वो स्कोर है ना, उसमें सभी चीजें आ जाती है कि इसको मार्केट मोजो जो है अपनी एल्गो सिस्टम में कितने स्कोर पे रेट करता है। उसमें टर्न अराउंड आया है तो वो दिखाता है कि जैसे लास्ट क्वार्टर में इसका स्कोर था -30 और इस क्वार्टर में उसका स्कोर हो गया है -22। तो पता चल जाता है कि ये -30 से -22 पे कैसे आया। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स हैव स्टार्टेड टर्निंग अराउंड, तो उसकी वजह से ये टर्न अराउंड स्टोरी है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो एक चीज है ना, वो मुझे मिल जाता है अभी ऑन द फ्री साइड फ्रॉम द बीएसई प्लेटफॉर्म। तो इफ यू वांट तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो एवरीबडी मस्ट हैव सम वेज टू फाइंड आउट मोर अबाउट फंडामेंटल्स। जहाँ पे जिसका कोर कॉम्पिटेंसी है उसके बेस पे आप फंडामेंटल्स ढूंढ सकते हैं, तो दैट्स ओके। अदरवाइज अगर आप डेप्थ में जाना चाहे, डेटा एनालिसिस करना चाहे, और अगर ज्यादा डेटा क्रंचिंग करना चाहे, गुरुजी आई फुल्ली अप्रिशिएट आप प्रमोटर किस कंपनी का है, उस कंपनी में वो कहाँ पे डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर कोई ए ग्रुप कंपनीज में से है, वो सब आपने जो ढूंढना, दैट इज वेरी कमेंडेबल। यू नो, आई शुड फुल्ली अप्रिशिएट फॉर ऑल दिस थिंग्स जो आपने इनसाइट्स अभी दिए हम लोगों को, कि डाबर का प्रमोटर जो है वो इस कंपनी को खरीद रहा है। तो दैट इज समथिंग वेरी लेस पीपल ऑन द रिटेल साइड मस्ट बी गोइंग इनटू दैट डेप्थ। इंस्टीट्यूशनल तो जाते ही है, एचएनआई जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स उस लेवल पे जाती है। मैं तो रह चुका हूँ आनंद राठी में फ्रॉम 2006 to 2008, तो आई हैव सीन ऑल दिस थिंग हैपनिंग विद देम आल्सो। बट इंस्टीट्यूशनली जाने के बावजूद रिटेल इन्वेस्टर ये सब चीजें में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमें अगर ये इनसाइट्स मिलती है तो इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज। आई डोंट नो आप लोग सब कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, बट आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स है ना उसको घटा दो, और एक एक स्टॉक्स में आपका जो कन्विक्शन बढ़ रहा है ना, तो आप परसेंटेज ऑफ अमाउंट एक एक स्टॉक्स में ज्यादा डालो, तो आपको कमेंडेबल प्रॉफिट मिलेंगे। मतलब वो प्रॉफिट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आप मतलब पूरे साल का खर्चा जो है आप एक स्टॉक के इन्वेस्टमेंट पे निकाल सकते, आपका घर का खर्चा। मतलब I have got like between 6 to 20 lakhs of profits in one stock investment, investing it for 1 or 2 months or 3 months. पर ये कभी हो पाया जब I could have deployed 50 lakhs, 80 lakhs, 1 CR in one stock. और उस इन्वेस्टमेंट लेवल पे जाने के लिए आपको कन्विक्शंस चाहिए, और कन्विक्शंस आती है दो चीजों से।
डिमांड सप्लाई ऑब्जर्व करिए, प्राइस एक्शन देखिए एंड फंडामेंटली कुछ चेंजेस आ ये सब चीजें आप देख के कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड तो मैं भी 1:3 का रखता हूँ। अगर 10% मेरा लॉस हो जाता है ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो मैं भी एक्टिवली ऑफलोडिंग शुरू कर देता हूँ, बट मेरा रिटर्न्स जो है वो 3 टाइम्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, साल में 1-2 झटके भी खाने पड़े तो 2 झटके पॉजिटिव आगे प्रॉफिट में आ जाते हैं फिर से। दैट्स व्हाट हैपनिंग। तो मैंने देखा है बहुत लोग मतलब 15 स्टॉक लेते हैं, 18 स्टॉक लेते हैं, 20 स्टॉक लेते हैं, 25 स्टॉक लेते हैं। दिस इज नॉट द वे इन्वेस्टिंग हैज टू बी डन। आप 20, 25 या 15 स्टॉक को ट्रैक कर पाते हो, उनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस को बार बार नहीं देख सकते हो, उनके प्राइस एक्शन को इतने क्लोजली आप 15 स्टॉक के रोज प्राइस एक्शन देखोगे तो कितना पता चलेगा। तो 10 या उससे कम अप टू 2016 आई यूज्ड टू हैव 10 स्टॉक्स। उसके बाद 2017-18 में आई वेंट डाउन टू 7 स्टॉक्स एंड टुडे आई ओनली हैव 5। तो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 स्टॉक्स में ही रहते हैं। whether it is my PMS clients, whether they are my advisory clients, whether they are own family accounts, 5 स्टॉक्स में ही रहता हूँ मैं। और छठा स्टॉक अगर मुझे अच्छा लगता है, जो अच्छा है, तो छठे को मैं अंदर डालता हूँ और 5 में से 1 को रिमूव करता हूँ। और मेरा टारगेट है 2021 में आई जस्ट वांट टू बी विद 3। तो जितना आप स्टॉक्स में कम रहते हैं ना, आपका परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और रिटर्न्स जो है ना वो सब्सटेंशियल आती है। उन रिटर्न्स के ऊपर मतलब आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे रिटर्न्स है। बट दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज यू हैव कन्विक्शन ऑन सम थियरी, सम बिलीफ, वो चीज हो सकती है। तो आप लोग को यही मैं बोलना चाहता था कि आप जो है आपके परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स कम करिए और एक एक स्टॉक्स में परसेंटेज ऑफ रिटर्न को बढ़ाइए इन द नेक्स्ट स्टेप, यू नो, दैट इज व्हाट वी शुड। परफेक्ट। ठीक है, शैल वी कंक्लूड? ये प्रतीक जी को कोई कॉल कर लीजिए कि भाई आप खाना खा लिए तो आ जाइए, सेशन क्लोज करना है, क्लोजिंग सेरेमनी करना कॉल। और ये आज पक्का मतलब या तो वीकेंड एंजॉय करने चले गए या तो खाने पे चले। नहीं, खाना तो इतना टाइम नहीं खा सकता कोई। सर जब आपने कोलंबस खाया तो नई इन्वेंशन कर रहा होगा ना कोई। कोलंबस को शिप पे तो रहना पड़े ना भाई, शिप छोड़ के भाग जाएगा तो यूएस। अच्छा, कॉल पे भी बिजी है। अच्छा, कोई बात नहीं। I think we had a lot of insights today. इस सेशन को हमने रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, तो हमारे बेस्ट आरएस वॉरियर्स के लिए इसका रिकॉर्डिंग भी आपको सबको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो लिंक। सॉरी प्रेमल भाई। फाइनली बोला, बस आप क्या ढूंढ के आए वो बताइए, क्या ढूंढा आप? वेलकम प्रतीक भाई, वेलकम। थैंक यू सर। तो प्रेमल भाई, मैंने आपको बोला था ना कि वेबिनार में मेरा ऑलरेडी टॉपिक ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। जो मेरा लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 7 to 8 years में मैंने जो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स किए वो एक ही पैटर्न पे मैंने काम किया है। जैसे वो बोलते हैं ना कि one shot played 10,000 times is very powerful than playing 100 shot 100 times, right? तो वो मैंने एक पे काम किया है। आई वुड शेयर थोड़ा, मैं अब फाइनल उसका काम कर रहा हूँ, उसको कंप्लीट हो जाए उसके बाद आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू वो मैं क्या पैटर्न पे काम कर रहा हूँ एंड व्हाट आई लुक फॉरवर्ड। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज जब मैं शेयर करूंगा तो मेरी प्रेमल भाई आपने भी काफी बार किया होगा, मैं भी काफी आरएस वॉरियर्स ने भी उस तरह से काम किया होगा, बट मे भी उस तरह से कनेक्ट नहीं किया होगा, या मे भी पता भी होगा उस तरह से काम करते भी होंगे, मुझे पता नहीं है। बट आई थिंक इट विल ऐड मे बी वैल्यू टू ऑल ऑफ जो मैंने अभी तक उसमें ट्रेड किया। तो एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आपका एक अब वेबिनार में करूं, और यू नो आई वांट टू शेयर लॉट ऑफ इनसाइट्स तो आपके पास है। क्योंकि प्रतीक जी तो आप लोगों को सिर्फ होस्ट के रूप में मतलब यू नो हिम, डिटेल में तो कभी इतना गए नहीं है हम इनके साथ। तो वी विल ऑल लुक फॉरवर्ड टू कि वो क्या शेयर कर रहे हैं, और वो जो उन्होंने बुक मुझे गिफ्ट की है उसके ऊपर से भी मैं भी बहुत ही नई सीख रहा हूँ। एक चीज आई शुड से
वो ट्रेडिंग इन जोन करने के बाद जो है ना, वो गुरजीत जी आप अगर वो बुक नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लीजिएगा। फियर फैक्टर जो है ना वो 0 लेवल पे चला जाता है। अगर 2-3 बार पढ़ ले तो हो जाता है उसे। नहीं, मुझे तो एक बार पढ़ने में मतलब आई गेट सो कॉन्फिडेंस अबाउट। आप सर 18 साल से भी तो नहीं, 18 साल से मैं मार्केट में हूँ, पर घर जाके तो मुझे भी डर लगता है ना, क्योंकि घर पे होते हैं होम मिनिस्टर, उनसे मेरा डर रहता है। डर ट्रेड नहीं कहता है, डर खाली सबसाइड होता है, पर वो ट्रेडिंग इन जोन पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि नहीं कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है, एक जोन में ही रहने का जहाँ पे डर की गुंजाइश ही ना हो। गुरजीत जी आपको वो जो डर वाला फैक्टर है ना, वो ये बुक से बहुत फायदा होगा। ट्रेडिंग इन जोन की आप आप पढ़ लीजिए तो आपका डर जो है ना वो 0 लेवल पे चला। मेरा डर नहीं है, मेरा डर नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं प्राइस ऊपर जा रहा है सर मेरे को मार्केट से घर का खर्चा नहीं चलाना है, मैं ओके। गुड गुड, चलो प्रतीक जी आप जब रेडी हो तो आप बोल दीजिएगा नेक्स्ट वीक या जब भी आपको कन्वीनियंट हो, वी डू समथिंग कि आपका सेशन कैसे लाइव कर ले हम। वैसे तो आपको ही कोऑर्डिनेट करना है, उस टाइम पे मुझे होस्ट किसको बनाना और वो टाइटल्स वगैरह कैसे इनपुट करना वो सब किसी और को देना पड़ेगा। आई डोंट नो फॉर मी, बट आप बोलेंगे तो हमको कोई होस्ट और ढूंढना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। कर लेंगे वो तो कर लेंगे। दामोदर जी इट वुड हैव बीन नाइस टू लिसन टू यू, बट सही में आपका माइक्रोफोन आज शायद नहीं चल रहा है बराबर, तो इट वुड हैव बीन ग्रेट टू यू नो अगर आप कैन वी लिसन, कैन यू ट्राई वंस मोर? सर इवन आई वांट टू लिसन हिम। सर दामोदर सर का तो पूरा एक वेबिनार चाहिए सर हम लोगों को। अरे 2 घंटे कॉल में 2 घंटे लगते हैं उनको सुनने में, तो वेबिनार में तो आप सोचो कितना टाइम। सर उस दिन हम छुट्टी करके ना घर बैठ जाएंगे, 3 घंटे का वेबिनार करा दूंगा। इतने इनके पास इंसाइट्स है ना, कहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, मतलब पूरा सुनने तक तो स्टार्टिंग से एंड में मैं पूरा शुरू वाला भूल गया कि क्या बोले थे वो, इतनी इंसाइट इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है इनकी इंफॉर्मेशन से। वैसे भी देखिए दामोदर जी का इंट्रोडक्शन ये है कि ये आईटी इंजीनियर ही है। निरंजन जी आपके जैसे, निरंजन जी सो गए क्या? नहीं नहीं तो आपके जैसे आईटी इंजीनियर वैसे दिखते भी थोड़ा क्लोजली ऐसे ही दिखते नहीं दोनों? हाँ सर मुझे भी अभी रियलाइज हुआ, सही बोल रहे हैं आप। सारे एक जैसे दिखते मेरे को लगता है। क्या लगता है? सारे एक जैसे ही दिखते हैं मुझे। तो अभी आप तो HCL में शायद अभी काम कर रहे हैं ना, ये IBM में कर चुके हैं, 8 साल IBM को सब अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और फिर IBM डेटा एनालिसिस करके उसमें से बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे हर्ष, यू आर एन अपकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपके लिए भी इनके पास से बहुत सारी इंसाइट्स है। ये हाँ, मेरा भी एक ही साल हुआ है ये स्नेक वाला पाइथन यूज करता है और पाइथन से कोडिंग करता रहता है। So, but Harsh, you need to control थोड़ा लोगों